Hello everyone. Today I have with me Vikas sir, founder and director of Vidyastri coaching classes. In this podcast, sir is going to tell his journey, how he came to new city from Bihar and started a coaching. Hello sir, how are you? हेलो नीलेश, आई एम फाइन, थैंक यू। सर ये पॉडकास्ट बिहार से स्टार्ट कर दे। आप अपने बचपन से बताइए, कहाँ से आपने स्कूलिंग की, कॉलेज की, बचपन कैसा था मतलब? तो स्कूलिंग हमने बचपन का एक आरएसएस की स्कूल है, भारतीय विद्या मंदिर छपरा, मेरे हम्म, होम सिटी में, वहीं से किया। सीबीएसई बोर्ड से हमने स्कूल पास किया। हम्म, स्कूल में भी हम पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद हमने 11वीं 12वीं भी वहीं छपरा से ही किया, सीबीएसई बोर्ड से। हम्म। उसके बाद हमने 1 साल ड्रॉप लेके इंजीनियरिंग के लिए तैयारी किया, और फिर तैयारी करने के बाद मेरा इंजीनियरिंग में जब सिलेक्शन हुआ तो हम तमिलनाडु से अपना इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग पास करें। सर जब आप टेंथ में थे तो टेंथ के बाद आपने स्ट्रीम कैसे चूज की? जैसे मुझे मैथ्स लेना है, इंजीनियरिंग करना है, तब आपके तो मन में क्या ख्याल था? तो शुरू से क्या था कि मेरे एक दोस्त था, उसका भाई जो थे, बड़े भैया थे, अभिजीत हम्म, पराशर नाम था उसका। हम्म, तो उसके भैया बड़े भाई थे अनुपम पराशर, तो हम्म, वो आईआईटी क्वालिफाई करे थे। हम्म, तो उनके घर हम जाते आते थे, तो हम देखते थे कि उनकी बहुत तारीफ हो रही है, उनको बहुत इज्जत मिल रहा है, हम्म, और मतलब एक बॉय वैल्यू दिखता था हमको। हम्म, तो वैल्यू देखने के बाद मेरे को भी लगा कि हमको भी इंजीनियरिंग करना चाहिए, और इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किया, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किए थे। हम्म। तो कहीं ना कहीं वो देख करके आया, उसमें कुछ फैमिली से सहयोग नहीं था। सर आप बिहार से, जहाँ से मतलब मैक्सिमम लोगों का ड्रीम ही होता है कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना, गवर्नमेंट एग्जाम लेनी है। बिहार में मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा इसके चांसेस है। तो आपके मन में ये ख्याल नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के जैसे आईएएस बन जाता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम करते, कुछ गवर्नमेंट की तैयारी करते? तो इसका ऐसा है कि जैसे 10वीं पास हुए हम्म, तो सामने था कि 12वीं करना है, और जैसा कि हमने बताया पहले से हमारे माइंड में एक सेट हो गया था इंजीनियरिंग करना है। हम्म, तो इसीलिए हम इंजीनियरिंग के बाद में चले गए, और इंजीनियरिंग के बाद मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमको जॉब में अर्ली आना पड़ा उस हम्म, वजह से। तो इसलिए हम जॉब में आ गए। उसके बाद बीच में कभी कभी ऐसा रियलाइज हुआ कि करना चाहिए, बट वैसी थी कुछ परिस्थिति बनी नहीं, तो उतना हम ध्यान नहीं दे पाए उसमें। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी बचपन में? क्या आपने कोई स्ट्रगल फेस किया बचपन में, ग्रो होते टाइम, जैसे घर में फाइनेंशियल बहुत। प्रॉब्लम है या कोई और स्ट्रगल? हाँ, तो स्ट्रगल तो बहुत फेस किया हमने, मतलब शायद ही इतने स्ट्रगल बहुत कम लोग फेस करते होंगे, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो प्राइवेट टीचर थे, उनकी हम्म, सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी, और हम लोग अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर शहर में आके रहते थे। हम्म, कुछ दिन तक हम लोग किराए से रहे, हम्म, और मतलब, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक वहाँ लैंड परचेज किया घर बनाने के लिए। तो घर हम लोग हम्म, टीन का बनाए थे, तो हम्म, टीन टप्पड़ आपको समझता होगा, हाँ, कच्चा हाँ, मकान। हम्म, तो उसमें लाइफ बिताए हमने। तो बहुत गर्मी हम्म, होती थी, बारिश में आवाज होता था, तो स्ट्रगल तो बहुत था, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया हमारे हम्म। पेरेंट्स ने और हमने। वो सर जैसे आपने बताया आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपको जॉब भी लगी, प्लेसमेंट हुआ आपका, तो आपने क्यों जॉब को छोड़ के मतलब टीचर बने, और कैसे ये विद्यास्थली कोचिंग क्लासेस इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया? तो इसका ऐसा है कि ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था इसमें कोचिंग का। जब हम जॉब कर रहे थे तो सुबह और शाम मेरे पास टाइम था, और हम्म, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी, हम्म, और हमने पढ़ाई करते समय एजुकेशन लोन ले रखा था। हम्म, तो एजुकेशन लोन का हर बार वो टेंशन रहता है कि रीपेमेंट करना है, और हम ही को हम्म, करना है, क्योंकि मेरे पिताजी इतना कर नहीं सकते थे, हमको पता है। हम्म, और हम घर में बड़े लड़के भी थे, मेरे भाई और बहन भी छोटे हैं, तो बहुत जिम्मेदारियां थी। हम्म, तो मेरे को जॉब में उतनी सैलरी स्टार्टिंग में, आपको पता होगा, इंजीनियरिंग में मिलती नहीं, नहीं, एक्सपीरियंस पे सैलरी मिलती है। हम्म, तो उतना सैलरी मेरे खाने पीने और मेरे माता पिता का खर्चा में ही खत्म हो जाता था, तो हमारे हम्म, लोन में ज्यादा पेमेंट नहीं जा पा रहा था। तो हमने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो हमने सोचा ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो हम्म। इसलिए हमने ट्यूशन को स्टार्ट किया, सुबह शाम जो जॉब के बाद टाइम बचता था, उस टाइम में हमने सोचा क्लासेस लेने का, और फिर हमने ये क्लासेस चालू किया। तो आप बता सकते हैं आपके फर्स्ट बैच में कितने बच्चे थे, उनका एक्सपीरियंस, अभी वो क्या कर रहे हैं? तो फर्स्ट बैच में एक्चुअली था क्या कि हमने कभी ये सोचा नहीं था कि एकदम से मेरे पास इतने बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए। हम्म। तो हमने 10 बाई 10 का ही कमरा हायर किया था बोरगांव में ही। ये कब की बात है सर? 2012 की। 2012? हम्म, मतलब अभी 12 साल हो गए। 12 साल, हाँ। हम्म, तो 2012 में हमने 10 बाई 10 का एक कमरा लिया, और हम उम्मीद किए थे कि 2 4 10 बच्चे आएंगे। कोई व्यवस्था नहीं थी नीचे बैठा के पढ़ाना, बोर्ड भी हम्म, नीचे रख दिया था हमने, हम्म, और सोचे थे कि 2 4 10 बच्चे आएंगे, पढ़ा लेंगे। हम्म, लेकिन हमने थोड़ा सा पंपलेट वगैरह बांटा, अपने बारे में लिखा उसमें, तो बच्चे आए अच्छे खासे। हमको लगता है कि मेरे उस रूम में
30 बच्चे बैठने की कैपेसिटी थी, हम्म। बाकायदा 30 एकदम कोच के बैठते थे, एकदम चिपक के। आपके फर्स्ट बैच में 2012 में? 2012 में, और वो भी इतने बच्चे आ गए 10वीं में कि मेरे को 10वीं की 2 बैच करनी पड़ी सामने, मतलब बॉयज अलग गर्ल्स अलग, ऐसा बैच पढ़ाना पड़ा हमको। तो हमको इतनी उम्मीद नहीं थी कि बच्चे आएंगे, लेकिन आ गए और कहीं पढ़ाने की शैली से। फर्स्ट डे तो मेरे को याद है 12-13 लोग ही आए थे, डेमो क्लास करके ऐसा था। तो लेकिन बाद में उन्होंने जाकर अपने दोस्तों को मैसेज कन्वे किया तो बहुत बच्चे आए थे। हमको इतने बच्चे हो गए थे कि उस रूम में 10वीं के हमने 2 बैच लिया था, तो ठीक ठाक बच्चे। तो आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड अलग अलग पढ़ाते या कंबाइन था? नहीं, अलग अलग। पहले भी हम सीबीएसई शुरू से और स्टेट बोर्ड हम शुरू से अलग ही पढ़ाते हैं। तो शाम में सीबीएसई के 2 बैच लेते थे हम 10वीं की, और सुबह स्टेट बोर्ड 10वीं और 12वीं लेते थे, बस इतनी ही थी सुबह ऐसी बैच। सर अभी कितने बच्चे हैं आपके बैच में? अभी अब डिपेंड करता है क्लास पे, जैसे किसी बैच में 50-60, जैसे टोटल बच्चे कोचिंग में? टोटल एग्जैक्टली अब बता पाना मुश्किल है, थोड़े वेरिएबल रहते हैं कोचिंग बच्चे। 300 से 400 राउंड फिगर बच्चे हर साल औसतन रहते ही हैं इतने। कैसे देखते हैं आप वो जर्नी को, स्टार्टिंग में 50 बच्चों से लेके अभी 300-400 बच्चे आप पढ़ा रहे हैं? जर्नी जैसा, इतना हम लाइफ में बहुत कुछ देखे हैं, तो हमको इतना पता है कि अगर आप लाइफ में कोई भी चीज को मेहनत करें, कंटिन्यू लगे रहे, अगर छोड़े नहीं तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। जब आपने कोचिंग स्टार्ट की थी 2012 में, तब आपने कहीं सोचा था कि मेरा फ्यूचर में इतना ग्रो हो जाएगा, हम इतना बड़ा एम्पायर बना लेंगे, इतने बच्चे पढ़ेंगे, पूरा नाम होगा मेरा एरिया में, ये कभी आपने सोचा था उस टाइम पे? नहीं, मेरे को, हमने जितने भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनी है, देखी है, कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रिडिक्ट करके नहीं आता है। अगर प्रिडिक्ट हो जाए तो फिर क्या बोलना था। ऑब्वियसली सबके जैसा हमने भी कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था। इवन हमने ये भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि हम इंजीनियर ना बन के टीचर बन जाएंगे। जब बाई बॉर्न एक मेरा वो एम्बिशन था कि हमको इंजीनियर बनना है, इसीलिए हमने इंजीनियरिंग किया। तो अब वो लक बाई चांस बोलिए या किस्मत बोलिए, डेस्टिनी बोलिए, जैसे जैसे मेरे को पाथ मिलते गया, हमने अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया, और अब आज टीचर है। शायद ही बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हम इंजीनियर भी हैं। सर इंडिया में एवरेज एक सीबीएसई स्कूल की फीस ईयरली 40 से 50,000 है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स बच्चों को क्यों कोचिंग में भेजते? मतलब स्कूल के अप्रोच में ऐसा क्या गलत है जो आपको लगता है कोचिंग में सही हो रहा है, कोचिंग में बच्चे आने से फायदा हो रहा? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज तो ये होती है कि कहीं ना कहीं स्कूल का जो कैरिकुलम है उसमें एकेडमिक्स प्लस नॉन एकेडमिक चीजों को कंबाइन करके रखा गया है। स्कूल में बच्चों का टोटल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, और कोचिंग फोकस मेनली एकेडमिक्स पे करता है। यानी अगर जिन बच्चों को अपना करियर एकेडमिक सेक्टर में बनाना है तो उनको कोचिंग में आना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि आपको खेल का भी पीरियड देना है, गेम्स भी कराने हैं, फेस्टिवल्स कराने हैं, बहुत सारी छुट्टियां आ जाती हैं, मेन छुट्टी का भी हो जाता है। कोचिंग क्लासेस आपको पता होगा कि मेन छुट्टियां मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। तो उस वजह से जो बच्चा पढ़ना चाहता है या एकेडमिक में अपना करियर बनाना चाहता है, वो चाहता है कि हम कोचिंग में आएंगे तो हमको क्या होगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा पढ़ने मिलेगा, कंटेंट ज्यादा मिलेगा। स्कूल में एक और चीज होता है कि प्रिसाइजली पढ़ाया जाता है कि देखो बच्चा आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, बट कोचिंग क्लास वाले कभी ऐसा नहीं करते। बच्चे जितने डीपली जाके पढ़ना चाहें, जो चीज जानना चाहें, तो वो चीज यहाँ पे बच्चों को मिल पाता है। तो इसलिए बच्चे भी खुश हो जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल में नॉन एकेडमिक सेक्टर भी है, एकेडमिक भी है। अब स्कूल में आप देखिए 40 से 50 मिनट का ही पीरियड होता है। कोचिंग में हर कोचिंग क्लास में मिनिमम 1 घंटे का टीचिंग आवर है, कहीं कहीं 2-2, 2.5 घंटे के भी हैं। तो आप उससे भी अंतर मिलाइए कि अगर कोई 2.5 घंटे में कोई टीचर आकर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो एक दिन में ज्यादा चीजें पढ़ा सकता है, तो ऑब्वियसली उसका सिलेबस आगे रहेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ स्कूलों में, सभी स्कूलों में नहीं, लेकिन कुछ स्कूलों में टीचर की गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं होती है। कोचिंग अच्छे खासे पैसे लेते भी हैं बट पेरेंट्स से, और टीचर्स को भी दे देते हैं, तो उस वजह से यहाँ टीचर क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को भी पसंद आता है और पेरेंट्स को भी पसंद आता है टीचिंग में। खास करके एकेडमिक सेक्टर में टीचिंग ठीक ठाक है, नॉन एकेडमिक के लिए स्कूल बहुत अच्छा है। स्कूल में टोटल डेवलपमेंट हो पाता है। हमारे यहाँ कोचिंग में थोड़ी ना हम लोग नॉन एकेडमिक्स करा सकते हैं, तो वो थोड़ी वहां पे थोड़ा सा कोचिंग आगे बढ़ जाता है। सर आपके हिसाब से अगर 1-2 कोई चेंजेस करना है स्कूल के एजुकेशन में, तो आप क्या करना चाहोगे जिससे बच्चों का बेनिफिट हो? एक चीज तो जैसे कैटेगराइज होना चाहिए। स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और नहीं पढ़ने वाले हैं, सबको जबरदस्ती नॉन एकेडमिक पार्ट में इन्वॉल्व किया जाता है। वो उसके पीछे भी बहुत सारे सरकार के वो होते हैं कि भाई खेलना भी जरूरी है, वो सब ठीक है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो पढ़ने में अच्छे हैं मतलब, और जो एवरेज बच्चे हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी ध्यान देना जरूरी है। स्कूल में ये चीज ध्यान देना चाहिए कि
और थोड़ी छुट्टियां कम हो जाए। जैसे कि आप देखो अभी विंटर वेकेशन चल रही है, समर में समर वेकेशन चलती है, तो ये ओवरऑल आप देखो तो साल के 12 महीने में मुश्किल से 7 8 9 महीने ही पढ़ाई होती होगी स्कूल में, और कोचिंग तो ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ा देती है बच्चों को। तो थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, टीचिंग क्वालिटी, टीचिंग आवर्स, ये सब बढ़ाया जाए तो अच्छा हो सकता है, स्कूल भी अच्छा है। सर सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग आप क्या रिकमेंड करते हो? कौन से बच्चों को मतलब कोचिंग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये बच्चे कैसे डिसाइड करें मुझे कोचिंग की जरूरत है या नहीं है? इसमें क्या है कि ये डिपेंड करता है खुद का डिसीजन पे। अगर बच्चा ट्रूली डिटरमाइंड है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 100 में एक आध बच्चे जिनको खुद से बैठ के पढ़ने की आदत होती है बिना किसी दबाव के, वो बच्चे स्वाध्याय कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको की जरूरत पड़ती है गाइडेंस की या मोटिवेशन की या टीचर के प्रेरणा की, कि बीच बीच में बच्चों पढ़ो, ऐसा पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को जो कि खुद से नहीं पढ़ पाते, खुद से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनके पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो उन बच्चों को कोचिंग लगाना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर आओगे तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, क्लास में पढ़ना ही पड़ेगा, टीचर भी आपको गाइड और मोटिवेट कर देगा, तो एक प्री गाइडेड पाथ मिल जाता है। तो इसलिए उन बच्चों को कोचिंग लगाना चाहिए। लेकिन अभी तो सभी कोचिंग लगा रहे हैं, जैसे टॉपर है वो भी कोचिंग लगा रहा, बैक बेंचर तो एवरेज स्टूडेंट तो लगाती है। टॉपर को आप क्या एडवाइस देंगे कि कैसे करे, मतलब खुद पे डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करे? अभी नीलेश क्या है, आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसीलिए जो आपने बोला ना सभी लोग कोचिंग लगा रहे हैं, इसके पीछे एक ये भी कारण है। पहले आप चले जाओ पास्ट में तो कुछ लोग सेल्फ स्टडी करके पढ़ पाते थे, अभी तो इतने डिस्ट्रैक्शन हो गया। आप देखो मोबाइल हो गया, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से होता है। तो जो बच्चा पढ़ने में अच्छा भी है, कहीं ना कहीं उसको मोबाइल या अभी का जो कल्चर है वो कल्चर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो उस बच्चे को रियलाइज होता है अगर हमको इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अगर इन सभी चीजों से बचना है, तो कोचिंग अच्छा है, हम 1 2 घंटे वहां जाएंगे और उस उतने दौरान तो हम मोबाइल नहीं चला पाएंगे, एटलीस्ट घर पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा ही जाएगा। मोबाइल तो लत जैसी हो गई आजकल। तो इसलिए आजकल सभी बच्चे और सभी पेरेंट्स, खास करके पेरेंट्स भी देखते हैं कि बच्चा घर में है तो मोबाइल चला ही रहा है, टीवी देख ही रहा है, तो सोचते हैं कि कम से कम आप 2 घंटे क्लास में जाओगे, तो क्लास में जाओगे तो कम से कम वहां तो इन सभी चीजों से दूर रह के पढ़ाई में ध्यान देगा। इसलिए क्लासेस आजकल बच्चे लगभग सभी लोग लगा लेते हैं। सर जो स्टूडेंट 9th 10th में वो अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करे? जैसे मुझे 10th के 11th में ये ब्रांच लेनी है, मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, 12th के बाद कैसे इंजीनियरिंग लेना है या ये कोर्स करना है, वो कैसे डिसाइड करे? कि मुझे जब मैं 10th में था मुझे कोई क्लियरिटी नहीं थी, मैं तो बस बायोलॉजी इसलिए ले लिया कि मैथ्स नहीं आता था, कुछ लेना था तो मैंने बायोलॉजी ले लिया। तो बच्चे कैसे ले, मतलब ये देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है करियर आगे डिसाइड करने के लिए। सबसे पहले हम अक्सर बच्चों अपने क्लास में बच्चों को 3 4 चीजें रिकमेंड करते हैं, वही हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला डिसीजन होना चाहिए खुद का। जैसे कि हमने खुद डिसाइड किया, भले किसी को देख के किया, मोटिवेट हुए, उसको देखे हमको लगा अच्छा इंजीनियर अच्छा है तो हमने इंजीनियरिंग किया, तो उसमें एक अपना डिसीजन आना चाहिए बच्चों का। सिर्फ सेल्फ से भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद उस सेल्फ डिसीजन को आप फैमिली में डिस्कस करिए कि हमारा ये प्लान है। हो सकता है आपके पेरेंट्स के भी कुछ उम्मीद हो आपसे, तो वो भी आपको बताएंगे कि नहीं हमने आपके लिए सोच रखा है, आपके लिए अच्छा है। तो तीसरा हो गया कि आप उससे टीचर में राय लीजिए। देखिए तीन स्टेप फॉलो करिए। सबसे पहले सेल्फ, दूसरा अगर सेल्फ से नहीं समझ रहा, मान लीजिए सेल्फ से समझ ही नहीं रहा है, तो आप पेरेंट्स पे आ जाइए। मान लीजिए पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं तो टीचर के पास आ जाइए। तो ये 3 स्टेप फॉलो करना चाहिए। अभी क्या होता है आजकल बच्चे क्या गलतियां करते हैं, जिसके लिए आप बोल रहे हो कि बच्चे ज्यादातर इन चीजों में अपने फ्रेंड से पूछते हैं। बच्चे क्या करेंगे अपने दोस्त में, तुम कौन सा ब्रांच ले रहे हो, हम भी वही ले रहे हैं, तुम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, हम भी वही। तो वो वही गलती हो जाता है, क्योंकि आपका दोस्त आपके साथ ही आपके क्लास में पढ़ रहा है, उसका दिमाग की कैपेसिटी आपकी ही बराबर है, तो वो आपके लिए आपका करियर कैसे बता सकता है? आप खुद सोचो कि आप बीमार होते हो तो अपने दोस्त से तो दवा नहीं पूछते हो ना कि कौन सा दवा खा लें, या कोई आप पे लीगल इशू हो जाए तो आप दोस्त से सलाह नहीं लेते ना कौन सा दफा लगेगा। लेकिन टीचिंग और पढ़ाई और करियर में अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अपने दोस्त से सलाह ले लेते हैं। यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो जाती है। हम ये नहीं बोलते दोस्त से नहीं पूछो, आप जब अपना सेल्फ डिटरमाइन करने के बाद, पेरेंट्स से बात करने के बाद, टीचर से बात करना, ऑब्वियसली दोस्त से भी चर्चा करिए, क्योंकि इस उम्र में दोस्तों पे थोड़ा भरोसा ज्यादा होता है, हमको पता है। तो वो भी जरूरी है, आप चर्चा करोगे तो कहीं ना कहीं संतोष डेवलप होगा, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन रखिए। अभी बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट वहीं से इन्फ्लुएंस होके आते हैं, दोस्त ने पहले से दिमाग में भर दिया मैथ लेंगे, फिर वो जाके बायस्ड हो गया मैथ के लिए कि हमको लेना तो मैथ ही है। अब वो पिताजी को दबाव बना रहा कि नहीं हमको मैथ ही लेना है, भले आपके पिताजी जान रहे कि आपका मैथ खराब है, तो हो सकता है कि मैथ के लिए प्लान नहीं बनाया हो। फिर वो टीचर को भी बोलेगा नहीं हम तो सर सोच रहे हैं मैथ ही लिया जाए। टीचर जान रहा है कि आपके मैथ कमजोर, लेकिन आप बायस्ड हो क्योंकि आपका दोस्त पहले ही आपके दिमाग में भर चुका है कि मैथ लेना है। तो उस चक्कर में डिसीजन लेने में ज्यादा कंफ्यूजन पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप सोच के आए हो मैथ, टीचर बोल देगा बाय हो, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो आप पहले इन जानकार लोगों से जो अपने बड़े हैं, या फिर आप अपने रिश्तेदारों में कोई आपके रिलेटिव हो
जो उस रूट से आगे गए हो, पढ़ लिख के आगे कुछ सफलता अचीव की हो, उनसे सलाह लीजिए। तो मेरा बस थीम इशू यही है कि आप सबसे पहले फ्रेंड्स से सलाह ना ले करके खुद डिसाइड करें, अपने रिलेटिव और पेरेंट्स से सलाह लें, फिर टीचर से सलाह लें, उसके बाद आप अपने दोस्त से डिस्कस करें कि हमारे घर में ये सोचा गया, तो आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं कबड्डी का बेस्ट प्लेयर हूँ, मैं उसी में करियर बनाना चाहता हूँ, बट मेरे पापा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे और मुझे पढ़ाई पे ही फोकस करने के लिए बोल रहे, मैं उन्हें कैसे कन्विंस करूँ? देखिए जनरली आजकल क्या है कि पेरेंट्स जो होता है, पेरेंट्स क्या होता है कि थोड़ा सा डरे हुए होते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर के। वो लोग देख रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन या बाकी चीजों में जो आर्टिस्ट होते हैं उनका करियर श्योर शॉट नहीं होता है, आपको भी पता है। करियर बहुत है, अगर आप सफल हो गए तो असीमित पैसा है, असीमित नाम, नेम एंड फेम सब कुछ है जो बच्चों को दिखता है। इसीलिए वो थोड़े से मतलब इस क्षेत्र में बच्चों को जाने से रोकते हैं। तो हमने भी देखा है कोई बच्चा खेल के लिए बोले या किसी अदर एक्टिविटी में बोले पढ़ाई छोड़ के, तो पेरेंट्स थोड़े से मतलब वो हो जाते हैं कि नहीं 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 पहले पढ़ाई कर लो फिर बाद में देखेंगे। तो उस चीज में क्या करना चाहिए उस बच्चे के लिए हमारा सलाह है कि आप बेटा क्या करो कि सबसे पहले पेरेंट्स को तो आप बता ही चुके हो, मान नहीं रहे, तो आप टीचर को पहले से कन्विंस करिए और टीचर के सामने पेरेंट्स को बुला के बैठाइए, क्योंकि टीचर पे पेरेंट्स का भरोसा होता है। यही चीज हम बार बार समझा रहे हैं कि आप टीचर को बीच में लाइए, क्योंकि टीचर बिल्कुल डॉक्टर की तरह है इस क्षेत्र का। जैसे आपको बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोल देगा आपके पिताजी को ऑपरेशन कराना, तो आपके पापा मना नहीं करेंगे ना, बोलेंगे हाँ हाँ करेंगे करेंगे, भले 2-4 महीने रुक के करेंगे, पैसा नहीं है बाद में करेंगे, वो करेंगे जरूर, क्योंकि उनके दिमाग में आ गया कि सही आदमी ने सलाह दिया। उसी तरह उस बच्चे को खुद ना कन्विंस करके पेरेंट्स को इस चीज के लिए, उसको पहले अपने टीचर को समझाना चाहिए कि हमको ये करना है, आप मेरे पिताजी से बात करिए। तो फिर अगर टीचर बोलेंगे उसके पेरेंट्स से तो शायद उसके पिताजी मान सकते हैं कि हाँ गुरुजी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। सर अभी बच्चे पेरेंट्स से इतना परेशान क्यों है? जैसे कोई उन्हें बाहर कुछ बोल दे, दोस्त गाली दे दे, वो बुरा नहीं मानते, टीचर कुछ बोल दे वो थोड़ा बुरा नहीं मानते, इन पेरेंट्स कुछ भी बोल दे थोड़ा सा भी, बच्चे बहुत जल्दी उनका बुरा मान जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? हाँ, इस चीज से रिलेटेड हमने भी कुछ अपने बच्चों में सुना है, अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, मेरे पिताजी नहीं समझेंगे, मम्मी नहीं समझेगी। आजकल ये कल्चर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी थोड़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि वहां पर ये दिखाया जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को कुछ भी अलाउ करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो बच्चे सुन करके आ जाते हैं, उनको लगता है मेरे पेरेंट्स क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से पेरेंट्स से थोड़ी नाराजगी हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि अक्सर बच्चे आजकल क्या करने लगे, जिद टाइप के हो गए हैं, जिद्दी, उसमें चिड़चिड़ापन आ गया है। चिड़चिड़ापन क्यों आ गया? मोबाइल वगैरह के, सोशल मीडिया, गेम वगैरह। मान लीजिए जो बच्चे गेम खेलते हैं, अब गेम में आपको पता है कि मेंटली बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है, अगर आप उस समय उसको रोक दो तो वो आप पे गुस्सा हो जाएगा, चाहे आप दोस्त भी होगे तो वही चीज हो रहा है। अब घर में बच्चा क्या हो रहा है कि गेम खेल रहा है, मम्मी तो रोकेगी ही, उनको दिख रहा है तो कि बच्चा का टाइम बर्बाद हो रहा है, पढ़ने का समय, तो रोकेगी तो गुस्सा आ जाता है उस पर। तो उस दौरान मतलब मेंटली बच्चा गेम से कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्ट होने की वजह से मदर से गुस्सा हो गया। अब ऐसा 2-3 बार एक्टिविटी हो गया तो उसके दिमाग में ऐसा पलने लगा कि मम्मी मेरे गेम के खिलाफ है, और वो निगेटिविटी बढ़ते 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 उसके मन में ऐसा घर ही कर गया कि नहीं हम कुछ भी करेंगे तो मम्मी मेरे को रोकेगी, क्योंकि बच्चा को तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि वो चीज मेरे लिए गलत है, पेरेंट्स को समझ में आता है कि आगे इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट गलत है। तो बच्चा, हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि माता पिता जिंदगी में प्रथम गुरु होते हैं, वो आपकी अहित कभी नहीं चाह सकते। तो आप जब भी माता पिता कुछ बोले तो आप प्रेम से एक बार सुनिए और सोचिए, और अगर फिर भी डर लगे तो आप अपने टीचर से राय विचार करिए, या जिससे आप दिल से जुड़े उनसे सलाह करिए कि मेरे मदर फादर ने ये बोला है, क्या ये सही है गलत, वो भी आपको यही समझाएगा, तब आप शायद कन्विंस्ड हो जाओगे कि वो आपका हमेशा हित चाहते हैं। अक्सर बचपन में सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी कभी कभी होता था, लेकिन जब हम लोग पेरेंट्स से दूर आ गए ना, आज हमको रियलाइज होता है कि नहीं मेरे मदर फादर अच्छा बोलते थे, सही बोलते थे। तो आप लोग भी जब इस उम्र पे पहुंचोगे तो आपको भी ये रियलाइज जरूर होगा कि आपके माता पिता जो आपको बोलते हैं या रिकमेंड करते हो आपके भलाई के लिए करते हैं। सर बहुत से पेरेंट्स बच्चों के जैसे एजुकेशन में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं, कोई ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको लगता है ज्यादा इन्वॉल्वमेंट से ही बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, इस चीज पे तो हम बोलेंगे, देखिए कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा रूडली और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हो जाते हैं, उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है आजकल के बच्चे थोड़े सेंसिटिव ज्यादा हैं। अभी हो क्या रहा है एक्चुअली नीलेश की पुराने जमाने से पेरेंट्स ना हर चीज को कनेक्ट कर रहा है, ये चीज हम देख रहे हैं। अभी क्या है, जैसे हम अपनी बात करें तो मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत मारते पीटते थे बहुत, बट हम नहीं हो सकते उतने स्ट्रिक्ट अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हमको पता है कि आने वाले जनरेशन वैसा नहीं होगा। तो दुनिया में हर चीज परिवर्तन होता है, तो हमको लगता है पेरेंट्स को भी अपने पेरेंटिंग अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। सभी पेरेंट को थोड़ा बच्चों से फ्रेंडली भी रहिए, थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहिए, नरम गरम स्वभाव रखिए। मतलब जब जरूरत लगे, आपको लगे कि ये बच्चा गलत कर रहा है, डांटना पड़ेगा तो आप डांटे,
जब लगे कि प्यार भी करना चाहिए तो प्यार भी करे। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते आप, क्योंकि आजकल के बच्चों का मानसिकता पुराने जमाने जैसा नहीं है। तो अक्सर हम सभी पेरेंट्स से निवेदन करते हैं कि उस चीजों को आप उन पे थोपने की कोशिश ना करें, वरना फिर वो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट क्रिएट होगा। सर, डे बाय डे कोटा में और बाकी जगह भी बच्चों के सुसाइड करने के नंबर बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका मेन कारण क्या है? बच्चे क्यों प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे और गिव अप कर रहे हैं? अभी क्या हो गया है कि आजकल देखिए हो क्या रहा है कि आजकल बच्चों को इंस्टेंटेनियस सक्सेस बहुत दिखाया जाता है। अभी देखिए आप, अब ये तो छुपा नहीं कि हर बच्चा मोबाइल चलाता है, छोटा सा बच्चा से लेके, और यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देखिए तो वो रील्स देखता है, और उसमें क्या दिखाते हैं? सिर्फ सक्सेस। मतलब वीडियोस में आप देखो तो गरीब था, तुरंत दिखाता है करोड़पति हो गया। तो वो सब देख के बच्चों के दिमाग में क्या लगने लगता है कि भाई पैसा तो बहुत आसान है, गेम खेल के करोड़पति हो जाओ, चैनल बना के यूट्यूब मोनेटाइज करके पैसे कमा करोड़पति। मतलब सब में उनको करोड़ ही दिखता है, बीच का लाख तो वो बात ही नहीं करते आजकल। तो वो देख करके उनको लगने लगता है कि सफलता बहुत आसान है और आराम से मिल जाएगी। इस चक्कर में वो देखा देखी में कोई भी एम्बिशन बना लेते हैं, और बनाने के बाद जब वो स्ट्रगल फेस आता है, जहां स्ट्रगल तो होना है, देखिए सफलता मींस स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, वो चीज कभी नहीं दिखाया जाता उस वीडियो में, या दिखाया भी जाएगा तो 1 सेकंड का। बच्चा को लगा इतने से स्ट्रगल किया, चलो आराम से कर लेंगे हम, लेकिन रियल स्ट्रगल उससे बहुत हार्ड होता है। तो जब वो रियल स्ट्रगल फेस करता है और नहीं अचीव करते हुए दिखता है, अरे हमारा तो हम सोचे थे कि 1 साल में सफल हो जाएंगे, नहीं हुए, 2 साल में होने वाले थे, नहीं हुए, तो वीडियो में तो यही दिखाया था, लेकिन हमसे नहीं हो पाया, तो फिर वो डिमोटिवेट होने लगा, और डिमोटिवेशन लेवल इतना बढ़ेगा कि वो इस गलत कदम उठा लगता है। पहला। दूसरा, बच्चों की जिंदगी में पेरेंट्स को उस एज में, जब खास करके जब बच्चा 9वीं से 12वीं के एज में है, और अगर आपसे दूर रहता है, पास में रहता है तो ऐसा संभावना कम होता है, दूर अगर रहता है तो आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो, उसमें आप स्ट्रिक्ट ना हो, क्योंकि फिर वो उसको एक ऐसा साथी चाहिए जिसको सारे अपने दर्द दुख बयान कर सके कि देखो हमने ऐसा सोचा था, हम डिमोटिवेट हो गए, हम असफल हो गए, नहीं हो रहा है, हम क्या करें। तो वो सारी चीजें वो आपसे शेयर कर सके, अगर वो करेगा, बोलते हैं ना दुख बांटने से कम होता है, अगर बच्चे दुख बांट पाए अपने पेरेंट्स से या किसी और से, तो बिल्कुल भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। ये वही बच्चे कदम उठाते हैं जिनको दिखता है कि हम हार भी गए, किसी से बता भी नहीं सकते अपने दुख, तो फिर उनको अंततोगत्वा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, और उस वजह से ऐसे हो रहे हैं मेरे हिसाब। बच्चे डरते भी है पेरेंट्स से शेयर करने। हाँ, तो वही हम बार बार बोल रहे हैं कि जब बच्चा 9th में आ जाए ना, एक कहावत है हमारे भोजपुरी में कि जब बाप का चप्पल बेटे के गोड़ में आने लगे, पैर में, तो उसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए, ये कहावत है। तो वो चीज अब ध्यान रखना चाहिए आजकल के पेरेंट्स को, ये तो बहुत जरूरी है। मॉडर्न पेरेंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड पेरेंटिंग, ये सभी पेरेंट्स ध्यान रखें, नहीं तो इशू तो होगा, बिल्कुल होगा। टफ टाइम्स में मोटिवेटेड कैसे रहे और फेलियर से कैसे डील करें? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने में से आप मदर से कनेक्टेड रहिए, खास करके मम्मी सबकी लव्ड वन होती है, तो मदर से कनेक्टेड रहिए, और मदर से अपने सारे प्रॉब्लम आप शेयर करा करिए। हम ऐसे ही करते थे, हम अपनी बात बताते हैं, जब भी हम डिमोटिवेट होते तो अपनी मम्मी से बात करते हैं, तो वो मेरे को मोटिवेट करती हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। और मदर सबके लिए प्यारी होती, माँ सबको पता है कितनी प्यार करती है बच्चों से। तो आप भी, जिन बच्चों को भी डिमोटिवेशन हो जाए, तो सबसे पहले आप अपने मम्मी से फोन लगाइए, ये मेरा एक पर्सनल सलाह है सबको, और आप मदर को फोन लगाकर बेधड़क बोल डालिए प्रॉब्लम कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, और बिल्कुल आप देखिएगा आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आपको जब भी ऐसा टफ टाइम आए, तो आप सबसे पहले कुछ मत करो, आप एक कॉल लगा लो, मोबाइल तो सबके हाथों हाथ है। हाँ, जो भी है, मम्मी पापा जिससे ज्यादा कनेक्टेड है। हाँ, बच्चे ज्यादातर मदर से खोल के बोल पाते हैं, पेरेंट्स से थोड़ा, पापा से डर लगता है सबको, हमको भी लगता है, आपको भी लगता होगा ही हो। तो मदर से आप बताइए, या सिस्टर हो सकती है आपकी, अगर बड़ी बहन हो तो, जिसके घर में, मेरा भी सेम है, मम्मी और सिस्टर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बड़ी, हम तो खुद बड़े हैं इसलिए बड़ी बहन के, लेकिन हमने सुना है जैसे इसके बड़ी सिस्टर है कि वो उसकी गलतियां भी छुपा लेती है, पापा तक नहीं बताएंगी। तो सिस्टर भी सबको बहुत प्यारी होती है, तो आप अपने बड़ी बहन या बड़ी माँ को अपने सारे प्रॉब्लम बताइए, और बेशक आप पूरा, आपका दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। सर, अभी स्टूडेंट्स में पेशेंस क्यों नहीं है? ये पॉडकास्ट के लिए मैंने बच्चों को क्वेश्चन पूछे कि अपने क्वेश्चन भेजो, मैं सर को पूछूंगा। तो मुझे 8th-9th क्लास के बच्चे पूछ रहे, हाउ टू बिकम ट्रेडर, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू अर्न मनी फास्ट। सेम ऐसा रिलेशनशिप में भी, सर ब्रेकअप से डील कैसे करें, हार्ट ब्रेक से डील करे कैसे करें, क्योंकि 15-16 साल ये उम्र नहीं है बच्चों की इन सब चीजों के बारे में सोचना, पैसे कैसे कमाना, ये अभी बहुत टाइम है। तो इसमें क्या आप सलाह देना चाहोगे? तो सबसे ये कहीं ना कहीं ये सारे सवाल बच्चों के मन में इसलिए आता है क्योंकि वो आजकल सब्र नहीं है, पैसा जल्दी चाहिए, सबको सफलता एकदम तुरंत चाहिए, इंस्टेंटेनियस। ये आजकल वो बन गया है,
ट्रेंड बन गया है और बार बार हम बोल रहे हैं ये रील्स से आ रहा है। अब आप देखो रील्स बनाते हैं और वही दिखाते हैं। आप एक चीज, आप लोग, आप सभी ऑडियंस, आप 30 सभी सेकंड बच्चे, में बस। हाँ आप सभी बच्चे, आप देख, आपको एक हम बात बताना चाहेंगे। अक्सर होता क्या, हमने देखा है कि ये यूट्यूब या जो भी वो लोग होते हैं उनका सफलता वो लोग कैसे शो ऑफ करते हैं। वो होगा क्या कि वो 10,000 रुपए कमाएगा ये रील्स वगैरह या जो भी इंस्टेंटेनियस सक्सेस है, और 30,000 लोन लेगा या पापा से मांगेगा या घर से लगाएगा, और 50,000 का एक आईफोन खरीद के लाएगा और बोलेगा ये 50,000 का फोन हमने यूट्यूब के कमाई से खरीदा है। अरे आपने तो 10,000 लगाया ना यूट्यूब में, 30,000 तो घर से लगाया, ये तो नहीं बता रहे। मतलब ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, शो ऑफ। बट ऐसा करना, और वो करते इसमें उनका फायदा है, ये हम लोग को समझना चाहिए और बच्चों आपको भी समझना चाहिए कि वो दिखाएं इसीलिए रहे हैं कि आप देखो उनका व्यूज बढ़े, वो पैसे कमाए। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज से मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हो और इसको थोड़ा सा सोचिए कि इतना आसान नहीं है सफलता पाना। आप अपने पिताजी को देखिए अपने घर में कि वो कैसे स्ट्रगल से घर चला रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, परिवार कैसे चलाया जाता है। ये जिंदगी रील्स नहीं है। रील और रियल में फर्क करिए बच्चों आप सब लोग, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाके। आप भी ऐसे डिप्रेशन होते जाओगे बार बार, क्योंकि आप रील्स देख के सोच तो लोगे कि हमको आईपीएस बनना है। अब आईपीएस बनना सोचना बहुत आसान है, लेकिन अब सोचने के बाद जब उसके स्ट्रगलिंग चालू होगी तो आप डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि उसमें तो दिखाता है कि भैया पढ़ना चालू किया और 30 सेकंड में तो आईपीएस भी हो गया हो। अब बताइए जिंदगी में 30 सेकंड में कोई आईपीएस हो सकता है? वही पिक्चर है जो वही उसका हार्ट ब्रेक हुआ, सीधा आईपीएस बन गया, बीच का दिखाया नहीं। पूरा स्ट्रगल तो अब 3 घंटे के सिनेमा में वो क्या क्या दिखा दे भाई, लाइव 3 घंटे की तो नहीं है, 30 साल का हम पूरी बातें कैसे 3 घंटे में समराइज करें। तो ये बच्चों को समझना चाहिए। और आप लोग रील्स में देखो, रील्स एंटरटेनमेंट के लिए देखो, उसको रियल लाइफ में घुसाओ मत, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा और आप ऐसे ही सवाल पूछते रहोगे। अभी बताइए आप 9th में और ट्रेडर कैसे बन सकते हो? आपका तो अकाउंट भी नहीं खुल सकता, 18 साल होना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए 18 साल पहले आप कमाना चालू करो, आपके पास पैसा आएगा तब आप कहीं इन्वेस्ट करना। आप पिताजी के पैसे इन्वेस्ट करोगे, डूब गया मार भी खाओगे। पहले अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करें, कुछ बन जाए, आप कमाना है, पूरी लाइफ बची है कमाने के लिए। वही हमने बोला कि आप जॉब करिए, पहले पैसा अर्निंग चालू करिए, तब आप ट्रेडर के बारे में सोचिए या पूछिए, बिल्कुल सही रहेगा। आप इतना घबराइए नहीं, निश्चिंत रहें। सेम ये रिलेशनशिप एडवाइस, हाउ टू डील विथ हार्ट ब्रेक, इस पे इतने कम उम्र में हार्ट ब्रेक, मम्मी से बात करो, आपकी मम्मी समझा देगी इस मामले के बारे में। आप कभी रिलेशनशिप में थे आपके कॉलेज में या इतने ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट, मतलब थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं इमोशनल होता नहीं हूँ, लड़की वर्की के मामले में तो नहीं हुआ है। हम बस अक्सर हम पढ़ाते थे ना, एक बात बताते हैं, कभी पढ़ाते थे हम तो मेरे क्लास में बच्चे, कभी कभी कुछ बच्चे फ्रेंडली हो जाते तो सवाल पूछते, सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? हम बोलते हाँ बिल्कुल है। कौन है? हम बोलते पैसा, मनी। मतलब गर्लफ्रेंड कौन होती है? जिसके बारे में आप सुबह शाम सोचो, जिसको पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। तो ऑब्वियसली हम उस उम्र में पैसा कमाने पे ध्यान दे रहे थे जब पास किए कॉलेज से। तो मेरी गर्लफ्रेंड वही थी। हम बच्चों को बोलते थे ऐसा हंसी मजाक में। तो बच्चों को इसमें थोड़ा सा लाइफ में सक्सेस चाहिए तो थोड़ा इससे दूर रहो बच्चों, ये मेरा पर्सनल आपसे सलाह है। सब मिलेगा, आप थोड़ा सब्र रखिए। बार बार बोल रहे सब्र का फल मीठा होता है। आप लोग इतना घबराए नहीं, शादी होगी, सब होगी, अच्छी लड़कियां मिलेंगी, सब होंगी। अरे पिछले 5-6 सालों में मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बच्चे तक सभी इससे अफेक्टेड है। तो क्या सलाह देना चाहोगे बच्चों को, पेरेंट्स को, कैसे इससे दूर रहे? आप कैसे दूर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मोबाइल से रिलेटेड हम कुछ बातें बताएंगे आप सभी बच्चों को, जो हम अपने क्लास में भी बच्चों को बताते हैं। सबसे पहली चीज आप क्या करिए, अपने मोबाइल में ब्लैक एंड व्हाइट सेटिंग ऑन करिए। सेटिंग में जाके आप उसको कलरफुल, आप मतलब ऐसा कर दीजिए कि सुबह जो आपका वर्किंग आवर है या टीचिंग आवर है उस दौरान आपका फोन ऑटोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, और जब तक आप ड्यूटी में हो तब तक ब्लैक एंड व्हाइट ही रहे, जिसमें आप सिर्फ कॉल रिसीव कर सको। और उसके बाद शाम में जब आप फ्री आवर हो तो कलरफुल हो जाए। मेरा फोन भी ऐसे ही होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट होने से हम उसमें थोड़ा कम ध्यान देंगे। दूसरा, आप गूगल सेटिंग में जाकर के हिस्ट्री ऑफ करिए सबसे पहले। अभी क्या होता है कि यूट्यूब में या किसी भी में आप एक वीडियो देख लिए किसी इंटरेस्ट से रिलेटेड, अब वो खुद ब खुद आपको रिकमेंड करते रहता है वैसा वीडियो। अब मेरा इंटरेस्ट, मतलब वही बात हो गई कि हमको छोले भटूरे पसंद है और डेली कोई परोसते जा रहा है, तो पसंद है तो हम तो खाते ही रहेंगे, भले मेरा पेट फट जाए, बीमार हो जाए, लूज मोशन हो जाए, हमको पता है कि आगे आगे क्या होगा, हम ज्यादा सोच नहीं पाएंगे। तो हमको पसंद है, मेरा फेवरेट है वो, और सामने वाला परोसते जा रहा है तो हम खाते जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला तो आप ये बंद करिए परोसना। तो परोसना कैसे बंद होगा? आप सेटिंग ऑफ करिए जाके। दूसरा, अगर कुछ बच्चे ये खुद से कर सकते हैं, मतलब जो बच्चे अच्छे हैं, सेल्फ डिटरमाइंड है, आत्मबल उनमें ज्यादा है, वो कर सकेंगे। अब रही बात छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स को सामने आना पड़ेगा, उनको उसके यूट्यूब का हिस्ट्री ऑफ करना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट सेटिंग कर देना पड़ेगा। ब्लैक एंड व्हाइट आप फोन के छोटे बच्चे को दे दो, देखेगा ही नहीं, वो रख देगा, बोलेगा अरे कैसा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, आप इस सबके मोबाइल में एक आता है स्क्रीन टाइम कितने बार ऑन हुआ, वो देखिए। और उसको देख करके मान लीजिए आप घर पे फोन है और चले गए, अब बच्चा आप आओ तो पता नहीं चल रहा है चलाया या नहीं चलाया। अक्सर ये भी कंप्लेन होता है कि सर क्या करे, घर में तो मोबाइल रखना पड़ेगा ना, बच्चा फिर भी चला लेता है, अब हमको नहीं पता। तो आप उसमें आके चेक कर सकते हो। आपको पता होगा मोबाइल के सेटिंग में आता है ऐसा पेरेंट कंट्रोल बोल के, तो उसमें आप जाके देख सकते हो कि कितने देर स्क्रीन ऑन हुआ है, कौन कौन से एप्स कितने देर के लिए यूज हुए, और वो इरेज भी नहीं होता है ना, बच्चा उसको डिलीट नहीं कर सकता है। अच्छी बात ये है। तो आप देख सकते हो कि आपका बच्चा आधे घंटे यूट्यूब देख रहा है, 1 घंटे ये देख रहा है। 3 चीज हो गए। चौथी, सभी पेरेंट्स को जिनके भी बच्चे 9वीं से 12वीं की एज में, उनके अगर हिस्ट्री ऑन है तो आप बेशक उसकी हिस्ट्री चेक करिए। इससे क्या होगा, बच्चा कोई गलत कंटेंट नहीं देखेगा और वो डरेगा। मेरे पिताजी मेरे हिस्ट्री चेक करते हैं, यूट्यूब हिस्ट्री, कभी ना कभी तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार डिलीट कर देगा। हमको पता है आजकल के बच्चे बहुत समझदार है, लेकिन कभी ना कभी तो जरूर पकड़ में आएगा। तो अभी क्या हुआ, मेरे क्लास की बात है कि एक बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, तो हमने उसके घर गए और उसका मोबाइल चेक किया, तो हमने उसके हिस्ट्री में देखा कि सिर्फ वो ट्रेडिंग की वीडियो देख रहा है। तो हम समझ गए बिना कुछ बोले, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता, हम समझ गए कि भाई ये ट्रेडिंग की तरफ इसका रुझान ज्यादा है। फिर हमने उससे प्रेम से बात किया, समझाया, और आज वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मतलब जैसा था वैसा हो गया। बीच में वो थोड़ा डाउन हो गया था। तो ये चीज करना पड़ेगा। हम अचानक से गए उसके घर, हम कभी कोई प्री प्लान नहीं था, और बस हम कुछ नहीं बुलाए उसको, बेटा इधर आओ, मोबाइल लाओ, तुम्हारा कहाँ है, लाया। उसको भी नहीं पता था कि सर हिस्ट्री देख लेंगे। तो हमने इसका जाके यूट्यूब में हिस्ट्री चेक किया, इंस्टाग्राम में, तो हमको पता चल गया कर क्या रहा है। तो एक्टिविटी देखिए, मोबाइल के नुकसान भी है, फायदे भी हैं, तो आप फायदे पे थोड़ा ध्यान दो, नुकसान अपने आप कम हो जाएगा। तो जो आपने बताया ब्लैक एंड व्हाइट वाला, वो कर तो लेते हैं, 1-2 दिन सही चलता, लेकिन बाद में फिर मन करता है, सब बंद कर देते हैं, फिर से वही चालू हो जाता। उससे कैसे अवॉइड करें? उसमें थोड़ा सा क्या होगा कि आपके पीछे कोई मोटिवेटर होना चाहिए, आपके मम्मी पापा या टीचर। पर अभी तो पेरेंट्स भी फोन चला रहे कंटिन्यू, आप भी उनको देखोगे, अगर वो बिजी है तो कुछ कम कर रहे, जब भी फ्री होंगे वो भी फोन ही चला रहे, वो भी तो है। तो बस इसका फिर तो, अगर जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी हैं या नहीं टाइम दे पा रहे बच्चों को, तो फिर वैसे बच्चों के लिए तो आप कोचिंग या स्कूल में उसको भेजो, ज्यादा से ज्यादा इंगेज रखो। जब आप इंगेज रखोगे तो नहीं चला पाएगा। अगर पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिसके पेरेंट्स बिजी हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हो आप, तो आप उन बच्चों को थोड़ा बिजी कर दो। आपको ही पता है स्कूल में मोबाइल चला नहीं सकता है, स्कूल से आया कोचिंग चले जाते 3 घंटे के लिए, तो फिर आप 5-3-8 घंटे बुक हो गए, तो उसको टाइम ही नहीं मिला चलाने के लिए। तो फिर वो ऐसा करके फिर वो बिजी रहेगा तो मोबाइल नहीं चला पाएगा। ज्यादा से ज्यादा बिजी कर दो बच्चों को, फिर वो दूर हो जाएगा थोड़ा। और वो जब बोला था, जैसे 2-3 दिन कर लेते, ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया, लेकिन बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाते उसमें, उसके लिए तो फिर देखिए, कहीं ना कहीं मोटिवेशन खुद से भी होता है। आप अपने एक ड्रीम बनाइए। सभी बच्चों को अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। या फिर टीचर भी इसमें रोल प्ले कर सकता है, पेरेंट्स कर सकते हैं, छोटे छोटे मोटिवेशन देके कि बेटा तू अपने क्लास में फर्स्ट आ जा, हम तेरे को बाइक दिला देंगे, साइकिल दिला देंगे। कुछ ऐसा आप बच्चे को लालच दीजिए। जैसे मान लीजिए 10वीं बोर्ड में है, सबको पता है 10वीं के बाद बच्चों की चाहत होती है कि मेरा पर्सनल फोन हो, ये सबकी चाहत होती है हर बच्चों का। देखिए आप जमाने के हिसाब से चलिए, अगेंस्ट जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप बच्चे को मोबाइल देने के लिए मना मत करो कि नहीं देंगे हम तेरे को फोन, बोलो बिल्कुल देंगे हम, तू इतने % ला ले, हम देंगे। तो बच्चा मेहनत करेगा, उसको भी पता है कि हम लाएंगे तो मिलेगा, नहीं लाएंगे तो बोलने लायक नहीं रहेगा। बच्चे को आप उससे कमिटमेंट लीजिए और उसको प्यार से समझाइए। तो ऐसे छोटे छोटे आप उसको टारगेट दीजिए कि जैसे तू क्वार्टरली एग्जाम में इतने % ला लिया तो हम तेरे को तेरे फेवरेट वाली चॉकलेट दिलाएंगे, तेरे फेवरेट वाली ड्रेस दिला देंगे, एक हेडफोन दिला देंगे। ऐसे जो भी आप तो अपने बच्चे के पसंदीदा चीज जानते ही होंगे, छोटे से शुरुआत कीजिए, चॉकलेट से शुरू कीजिए। तो बच्चा क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि भाई हमारे हर सक्सेस में हमको कुछ मिलता है। तो ज्यादातर रिवॉर्ड, तो ज्यादातर क्या होगा, वो कोशिश करेगा कि हमको मिलते रहे सक्सेस। और सभी बच्चों को सक्सेस और तारीफ बहुत पसंद है, और खास करके सक्सेस के बाद रिवॉर्ड्स, क्योंकि रिवॉर्ड्स मतलब 10 रुपए की भी चॉकलेट मिले लेकिन फ्री की मिलती है और 10 लोगों की तारीफ के साथ मिलती है, तो मतलब उसकी कीमत नहीं, इनफाइनाइट हो जाती है ना। तो वो चीज पेरेंट्स को अपनाना चाहिए अपने लाइफ में। हम लोग भी अपने यहाँ करते हैं ऐसे, जो बच्चों को आप रिवॉर्ड करिए छोटे छोटे सक्सेस पे, और नए नए टारगेट्स दीजिए, नए नए टारगेट्स दीजिए। जो अगला टारगेट दे दीजिए, जैसे अब मान लीजिए क्लास में वो 60% लाया, अगली बार बेटा तो 65 लाएगा ना, तेरे को हम वॉच देंगे। कौन सी चाहिए तू बता, स्मार्ट वॉच चाहिए, वही देंगे। तो लाएगा, बच्चा सोचेगा भाई 5% की बात है। ऐसे धीरे धीरे उसका ग्रोथ भी होगा, फोकस भी, मतलब एक एम्बिशन मिल जाएगा, एक गोल मिल जाएगा लाइफ में। मतलब बच्चे को आप पाथ बता के दे रहे हो इधर जाना है, तो बच्चा चलना कोशिश करेगा ही। सर आप रिजर्वेशन पे क्या सोचते हैं? पहले तो इतनी नहीं थी डिबेट, लेकिन अभी जैसे जैसे कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, रिजर्वेशन की बात चल रही है,
बच्चे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कास्ट से रिलेटेड ये वो, और मेन आपके पास ही छोटे बच्चे से लेके मेन आपका ही है, जैसे 6 क्लास के बच्चे आ रहे, 7th क्लास के, 12th क्लास, यही उनकी उम्र होती है ये सब समझने की। तो आप इन पे क्या एडवाइस देंगे उनको? देखिए, रिजर्वेशन तो एक पॉलिटिकल इशू है, हमारे एडवाइस से हमको नहीं लगता कुछ फर्क पड़ेगा, फिर भी मेरा ओपिनियन जो है हम बता देते हैं। मेरा वही ओपिनियन है कि रिजर्वेशन मेरिट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए। मतलब कि आप टैलेंट पे रिजर्वेशन ना दे, ऐसा ना दे कि भाई कम मार्क वाला सेलेक्ट हो जाएगा, आप ये मत करें। उसको पढ़ने के लिए पैसे का प्रदान करें, उसको रिसोर्सेज का स्कॉलरशिप दे। मतलब आप जैसे जो बच्चा गरीब है उसको आप कॉलेज में का फीस भरने के प्रोत्साहन दे कि तू अगर पास हो गया एग्जाम तो हम फीस भर देंगे, ये नहीं कि हम तुमको पास करा देंगे कट ऑफ कम करके। मेरा ये तो तब जाएगा जब उसको 11th 12th में पैसे मिलेंगे, जब उसकी तब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, वो कोचिंग तो ले। वो बचपन से ही फाइनेंशियली सपोर्ट करा जाए रिजर्वेशन में बच्चों को, और वो कास्ट बेसिस पे हमारे हिसाब से खत्म होना चाहिए, फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए। मतलब आप आइडेंटिफाई किया जाए, और बहुत आसान है आजकल तो, आधार कार्ड और गवर्नमेंट सारी चीजें ऑनलाइन ला रही है, तो सबके इनकम ट्रैक करना बहुत ईजी है, कोई छुपा नहीं सकता है। तो जिसका इनकम एक क्राइटेरिया बना लिया, इससे बिलो हो तो उनके बच्चों को सपोर्ट करना है, जिसका इसके ऊपर हो उसको नहीं करना है। ये सभी हमारे हिसाब, सारे टीचर्स, सारे मतलब जो भी ज्ञानी लोग हैं वो यही बोलते हैं कि रिजर्वेशन मेरिट बेसिस पे नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए। फिर कोविड के वक्त बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन शिफ्ट हो गई और अभी अच्छा कर रही है बहुत सारी कोचिंग, तो कभी उस टाइम पे आपके मन में नहीं आया कि ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाते, अच्छी ग्रोथ मिलेगी? ये आया तो था, बिल्कुल आया था। हमने यूट्यूब चैनल भी बनाया, लोगों को पता होगा, मेरा चैनल भी है विद्यास्थली कोचिंग क्लासेस बोल के, और शिफ्ट हुआ भी था कुछ इंस्टेंट, मतलब 2 साल के लिए हमें सारे क्लासेस ऑनलाइन चली गई थी, मजबूरी बोलो या जो भी बोलो, जाना पड़ा था। फिर उसके बाद जब ऑफलाइन खुली तो थोड़ा सा उधर से फोकस हट गया, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन कंबाइन करके चलने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी हम लोगों को, क्योंकि हो नहीं पा रहा था, इधर भी टाइम देना है, इधर भी टाइम देना है, तो हमारे ऑफलाइन में प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स घट ना जाए, इसलिए हमने ऑनलाइन को थोड़ा होल्ड कर दिया। बिल्कुल जाना चाहिए, ऑब्वियसली ऑनलाइन में फ्यूचर है, सोचेंगे इसके बारे में हम भविष्य में जरूर। आपका क्या विजन है फ्यूचर में? अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मतलब कोचिंग कहाँ होनी चाहिए आपकी? कोचिंग से रिलेटेड विजन तो बस मेरा मेन विजन है कि जो सम्मान मेरा बच्चों के दिल में है, जैसा हम रिजल्ट ला रहे हैं वो बस बनी रहे या बढ़ती रहे, वो कम नहीं होना चाहिए। मेरे को हर टीचर को, मेरे को नहीं, हर टीचर को, हर सफल व्यक्ति को अपना सम्मान प्यारा होता है, पैसा नहीं। पैसे तो आप कमाते ही हो, अब इतने उम्र तक हमने कमाया है, आगे भी इतना तो कमा ही लेंगे कि मेरा जीवन यापन हो जाए, लेकिन बस हम चाहेंगे कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो, ऐसा मेरे से कोई काम ना हो जिससे बच्चों का नुकसान हो पाए। बस हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में भी हम बच्चों की सेवा करते रहें, ऐसे रिजल्ट देते रहें, उनको उनके ड्रीम्स अचीव करने में मदद करते रहें। सर, लोग पैसे कमाने के लिए छोटे शहर से बड़े सिटी चले जाते हैं, वो ये बोल के कि छोटे सिटी में अपॉर्चुनिटीज नहीं है या ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपोजिट बिहार से यहाँ पे आए जहाँ किस पॉपुलेशन 20,000 है सिर्फ, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं, आप कैसे आए यहाँ और मतलब क्या सजेस्ट करेंगे? आना तो हम आपको पहले ही बताए थे कि यहाँ जॉब मेरी लग गई इलेक्ट्रिक इंजीनियर का, तो हम यही जॉब के रिगार्डिंग आ गए। यहाँ पे कंपनियां बहुत सारी हैं इस वजह से। तो लेकिन हाँ, ये बात है कि कभी लोगों को ये सवाल अक्सर मेरे से पूछ लेते हैं कि सर आप बड़े शहर में कोचिंग खोलते, तहसील लेवल पे, जिले लेवल पे, तो ग्रोथ अच्छा होता। अब सब लोग बड़े शहर पे खोलता ही है, हम कहीं ना कहीं गाँव में खोले और यहीं से शुरू किया हमने। बोरगांव में हम एक छोटे से क्लास से, छोटे रूम से दरी बिछा के शुरू किए, और यहीं से जो भी आज मेरा नाम है, जो भी सम्मान है, वो यहीं से हुआ है। तो बोरगांव छोड़ने के बारे में हम तो सोचते नहीं है ज्यादा, क्योंकि अब लगता है कि यहीं रहेंगे, थोड़ा पैसा कम कमाएंगे, ऑब्वियसली गांव में एक पैसे कम आते हैं, फीस कम आती है, लेकिन ठीक है, जो सम्मान मिलता है वो काफी है हमारे लिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है इस उम्र में। आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे जो ये सोचते हैं कि छोटे शहर में ग्रो नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ग्रोथ आप हर जगह कर सकते हैं, मेहनत करोगे तो गांव में भी ग्रोथ होता है। आप यहाँ पे भी देखो, हमारी कोचिंग ठीक ठाक ग्रो कर गई है ना। उसी तरह बाकी जगहों पे भी, छोटे छोटे जगहों पे भी आजकल लोग बड़े बड़े काम करके जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स आप देखते हो, छोटे छोटे विलेज से हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, बहुत नाम फाम है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो बच्चे IIT क्वालिफाई करते हैं, छोटे छोटे गाँव से आते हैं, तो गाँव में ये नहीं होता है कि आप असफल हो जाओगे। मेहनत देखिए, आप कहीं भी जाओ, गांव हो शहर हो, मेहनत तो आपको करना ही है। गांव में भी अगर आप दिल लगा के मेहनत करोगे, थोड़े स्ट्रगल ज्यादा होंगे विलेजेस में, ये बात बिल्कुल सत्य है, और स्ट्रगल आपको मजबूत बनाएगा। ये भी सोचिए, जितना स्ट्रगल करोगे उतना मजबूत बनोगे आप। तो गांव में ज्यादा मजबूती मिली हमको, इस वजह से अच्छा है मेरे लिए, तो विलेज भी ठीक है मेरे हिसाब से।
सर मनी वर्सेस फेम आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए शुरू में हमको ऐसा लगता था मनी इंपॉर्टेंट है, हम्म। सबको लगता है हर एक उम्र में कि जब पैसा नहीं रहता है हमारे पास तो लगता है कि पैसा बहुत जरूरी है, और बाद में जब लगने लगा कि भाई पैसा से सब काम नहीं हो सकता तो फेम इज इम्पोर्टेंट। तो ऑब्वियसली इस उम्र पे आप बात करो, जब भी मेरी उम्र 30 से प्लस हो गई है, तो फेम इज इम्पोर्टेंट देन मनी। फाइनेंशियल अचीवमेंट के अलावा सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए? सक्सेस मीन्स रेस्पेक्ट। सक्सेस मीन्स रेस्पेक्ट। अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपका सम्मान होना चाहिए, तब आप सक्सेसफुल हो। अगर आप सक्सेसफुल हो और सम्मान ही नहीं है, मतलब पैसा बहुत हो, आपका वही क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं तो सम्मान नहीं होता उनका, लोग कहीं भी जाएंगे तो बैठ नहीं सकते, 10 लोग उनको बोलने लगेंगे ऐसा करता है, गलत काम है ना। पैसे तो बहुत गलत तरीके से भी कमाया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आज अभी के डेट में सक्सेस इज, अभी के मेरे सलाह में अभी के डेट में आपका सक्सेस आपके रेस्पेक्ट से डिफाइन होता है। सक्सेस इक्वल टू रेस्पेक्ट। आपको कभी रिग्रेट होता है कि आपने लाइफ में इतना पैसा कमा लिया, मनी पैसा पावर सब है आपके पास, पर आप अपने सिटी में नहीं रह सकते, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, इस चीज का रिग्रेट होता है कभी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमेशा होता है। मतलब शुरू में मतलब जब अपन कम उम्र के थे, अभी हम वही चीज सभी बच्चों को बोल रहे थे कि बचपन में हम लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, थोड़े नोक झोंक होते हैं, तो ऐसा लगता है कि मदर फादर से दूर रहना अच्छा है, दूर रहेंगे हमको डिस्टर्ब करते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी पूछ रहे थे। तो उस एज में सबको लगता था, हमको भी लगता था। जब उनसे दूर हो गए हम लोग, तो धीरे धीरे जब दूरियां हुई, उनकी कमियां लाइफ में खलने लगी, तो हम लोग को रियलाइज हुआ कि मदर फादर जरूरी है, पास में होना चाहिए। तो हमको बेशक हमेशा लगता है कि काश हमारे मम्मी पापा भी हमारे साथ रहते। अब हम यहाँ बोरगांव में सेटल हो गए हैं, यहीं कोचिंग चला रहे हैं, तो मदर फादर यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। भविष्य में हम सोचे हैं लाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं ला पा रहे हैं, उनके भी कुछ मजबूरियां हैं, हमारी भी हैं। लेकिन बिल्कुल बहुत रिग्रेट होता है, और हम सभी लोगों से सलाह देंगे कि आप अपने मदर फादर को कभी छोड़ के दूर ना रहें, जहां भी रहें उनको साथ में रखें, वो बहुत जरूरी है लाइफ में। खास करके जो आप बार बार मोटिवेशन की बात करो, अगर आपके मम्मी पापा सामने रहे ना, तो देखो मदर फादर आपका चेहरा देख के समझ जाएगी कि आप कुछ प्रॉब्लम है, तो पूछने लगेगी, भले आप नहीं बताना चाहोगे, 10 बार पूछेगी, थोड़ा थोड़ा हिंट दे ही दोगे, और हिंट देने के बाद वो समझ जाएगी कि प्रॉब्लम क्या है, तो आपको वो प्यार से समझाएगी, तो आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है या स्ट्रेसफुल जॉब है, तो आप अपने फादर मदर के साथ जरूर रहें, क्योंकि वो आपको जरूर मोटिवेट करेंगे, प्यार से समझाएंगे, और जरूरी है मदर फादर। हम तो बहुत प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से। आपका कोई फ्यूचर में ड्रीम है कि अपने विलेज जाके कोचिंग खोले, कोई ऐसा ड्रीम? अभी कभी कभी ऐसा आता है मन में, बट अभी कुछ ऐसा सॉलिड प्लान नहीं किया हमने। यही है, देखा जाएगा, मे बी रिटायरमेंट के बाद सोचेंगे हम। ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि 60 साल जब हो जाएगा रिटायरमेंट, जब हम काम नहीं कर पाएंगे उतना, तो शायद गांव में जाएं और वहां के बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाएं। में भी फिर भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस समय तक तो पैसे रहेंगे मेरे पास ठीक ठाक, पैसे भी इनकम मेरी उतनी होगी कि हम एक्टिव इनकम पे फोकस नहीं करेंगे। तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं, अपने वाइफ से भी डिस्कस करते हैं कि ऐसा कोई सॉलिड प्लान हमने नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिमाग में है कि अपने गांव में भी ये सेवा देना है। जैसे हम इस गांव को में बच्चों का सेवा किए हैं, उनको पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, वहां के भी बच्चों को एक करें हम। मेरा ख्वाब है, सबका ख्वाब होता है कि अपने गाँव को आगे बढ़ाएं। आपको कभी कोई बोलता है कि आप बिजनेसमैन बन गए? पहले जब स्टार्टिंग में आपकी फीस थी 4000 5000, अभी वही आपके कोचिंग की फीस है 15000, तो कोई कभी बोलता है कि आप भी पैसे के चक्कर में आ गए? देखिए अभी क्या है, बहुत सारे लोग हर जगह, कुछ लोग अच्छे बोलने वाले होते हैं, किसी भी चीज में आप आओगे तो चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो। अब एक से एक देशभक्त को देख लो, महात्मा गांधी को भी लोग बुरे बोलते हैं, भगत सिंह को भी कुछ लोग बुरे बोल देंगे। तो हर एक किसी भी व्यक्ति के बारे में 100% पॉजिटिव सजेशन हो नहीं सकता। अगर हो रहा है तो आप भगवान हो, इंसान नहीं हो। तो ऑब्वियसली हमारे बारे में भी कुछ लोग बुरा बोलते हैं, बोलते ही होंगे। और फीस की जो बात है, तो अभी देखिए, पहले हम दरी पे बैठा के पढ़ाते थे, बोर्ड कैसी थी, सुविधाएं कुछ नहीं थी, हम अकेले थे। तो उस समय से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो, और अब आप देखो, आप 2012 से प्राइस कंपेयर कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। आप 2012 में जो चीज 10 रुपए की खरीदे थे, कि आज भी आपको 10 रुपए मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, हर चीज महंगी हो गई है। तो लोग उसको क्यों नहीं सोच रहा है कि मेरे दाल महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो गया, पढ़ाई महंगा हो गया, तो लोगों को बहुत दिखता है। ये चीज है, सब चीज महंगा होगा तो ये भी होगा। दूसरी क्या, फैसिलिटीज भी आप देखिए, आप देखिए कोई रोड पे आपको बैठ के कोई सामान बेच रहा हो 10 रुपए में, और आप फिर आपका इज्जत खराब हो रहा हो कि रोड में लेने में, आप बोलोगे नहीं हम मॉल से लेंगे, तो मॉल में जाओगे तो वो सामान 100 रुपए की मिलेगी, भाई वहां खर्चा भी हो रही है। तो वैसे ही अब हम पहले नीचे बैठा के पढ़ाते थे, अकेले पढ़ाते थे, तो लोगों ने बोला कि आप मैथ पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, SST पढ़ाओ, ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए। आपको ही पता है कि कोचिंग में बच्चे आते हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन हाई रहता है
स्कूल में नहीं रहता है, कोचिंग में बहुत हाई रहता है, यहाँ एयर कंडीशन होना चाहिए, ये वो। तो अगर आप सारी सुविधाएं चाहिए तो पैसे तो लगेंगे ना। अब कोई जेब से तो नहीं भर सकता, हम घर बेच के तो नहीं भर सकते हैं, तो सुविधाएं जितने देंगे उतना तो फीस ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा। फिर भी हमारी कोचिंग की फीस सबसे कम है अभी भी, सुविधा के अकॉर्डिंग अगर आप मैच करो, इतनी सुविधा अगर आप कहीं बड़े शहर में या जिले लेवल पे देखोगे तो उनकी फीस हमसे अभी भी बहुत कम है। हमने गांव के दृष्टिकोण से फीस अभी भी कम रखे हैं। मेरे 10,000 ही फीस है साल भर के, क्योंकि बहुत ज्यादा है। अभी मेरे एक चचेरा भाई है, वो गांव में है, छपरा सिटी में, और वो एक कोचिंग जाता है, तो नॉर्मल कोचिंग, हम उसके कोचिंग में गए भी हैं, इतनी सुविधा वहां नहीं है, और उसका फीस 3,000 रुपये महीना है 10वीं में। अब बताइए उनके कंपेयर में तो मेरी फीस कुछ भी नहीं है। उनके पास बस बेंच है और व्हाइट बोर्ड है बस, और इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है, फैन है। बाकी हमारे यहाँ जो आप देखो रिसेप्शन है, लाइब्रेरी है, ऑफिस है, सेपरेट हर चीजें हैं, तो वो उतना भी नहीं है वहां पे। फिर भी 3-3 हजार लोग वहां खुशी से दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे सारी कोचिंगों का फीस इसी रेंज में है। तो यहाँ पर कभी कभी कुछ लोग सोचता है या बोलता है, क्योंकि प्रॉब्लम एक और है कि हमने जब शुरू किया था तो लोग उससे कंपेयर करने लगता है। लोग कि हाँ सर तो पहले 500 में पढ़ाते थे, आज 5,000 हो गया। तो भाई जब हम पहले अकेले पढ़ाते थे और उस 12 साल पहले पढ़ाते थे 500 में, आज हम अकेले भी पढ़ाते तो 500 में नहीं पढ़ा सकते। इतनी महंगाई है, इतनी चीजें हैं, सारी चीजें मेंटेन करके चलना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, खर्चा है, टैक्स वैक्स सब कुछ है, आपको पता है। तो वो चीजें लोगों को नहीं रियलाइज होता है, इसी वजह से शायद बोल देते होंगे। तो इसको हम उतना माइंड नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़े प्लस भी बोलते हैं लोग, थोड़े माइनस भी चलता है। सर आज से 5-6 साल पहले कोचिंग के लिए सेपरेट ऐसे स्कूल बैग्स नहीं थे, कोचिंग के बैग नहीं थे, ड्रेस नहीं था, आई कार्ड नहीं था, लेकिन अभी सारे कोचिंग वालों ने धीरे धीरे ये कंपलसरी कर दिया। क्या आप बता सकते हैं इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि डायरेक्टली इसके पैसे तो पेरेंट्स को ही देना है ना, उनके लिए एक्स्ट्रा बर्डन ही है। तो क्या जरूरत है कोचिंग वालों को इन सब चीजों की? देखिए इसमें हम एक चीज बोलेंगे कि देखिए स्कूल में भी ड्रेस है, बैग है, आई कार्ड है, तो वहां लोग नहीं बोलता है। लेकिन जैसे कोचिंग वाले कुछ भी करे तो लोग बोलने आ जाता है। वहां क्यों नहीं बोल रहा? वहां भी पढ़ाई होती है, बच्चा बैग लेके जाता है, ड्रेस पहन के जाता है, आई कार्ड लगा के जाता है, तो वहां कोई सवाल क्यों नहीं पूछता है कि भाई आप क्यों ड्रेस लगा रहे हो, क्यों बैग लगा रहे हो, ऐसी बच्चा आएगा मेरा घर के ड्रेस में। अब आप जवाब पे आते हैं। पहली चीज तो हो गया कि कॉन्ट्राडिक्शन सोच का है, सबसे बड़ी फर्क है। जो आप सवाल पूछ रहे हो लोग पूछते हैं या सोचते हैं, मन में बोल नहीं पाते हैं, सोच। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कोचिंग मतलब ऐसे ही चलना चाहिए, कोई वहां प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं होना चाहिए। तो अब सोच पे आते हैं। देखिए इसको प्रोफेशनल बनाया गया है। अभी आप ड्रेस हो गया तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया गया है। अब बैग, आईडी कार्ड से प्रोफेशनल बच्चा दिखता है, क्लास में आता है तो लगता है क्लास जा रहा है। अब हम अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते हैं। देखिए हमारा पीछे ड्रेस लाने के पीछे एक खास मकसद था। पहले हमारे यहाँ ड्रेस नहीं थी, आपको ही पता होगा, आप भी पढ़े हो शायद, उस समय ड्रेस नहीं थी। तो ड्रेस नहीं थी, लेकिन हम देखते थे कि गर्ल्स खास करके कुछ भी आजकल आपत्तिजनक ड्रेस आ गए, इधर टूट रहे हैं, इधर आधा है, इधर हाफ है। तो जब हम पढ़ाते थे तो हमको खुद अनकंफर्टेबल लगता था। क्लासेस में लड़कियां बैठती हैं सामने तो हमको अच्छा नहीं लगता था, है ना। तो इस वजह से हमने सोचा कि भाई अगर हम ड्रेस लगा दें तो बच्चे को मजबूरी वही पहन के आना पड़ेगा और सबको एक जैसा लगेगा। तो इस वजह से ड्रेस लगाया था। हमने कोई पैसा वैसा कमाने का मकसद नहीं था। और हमारे यहाँ आज भी आप देखिए कि बैग, टी शर्ट देने के पहले जो एडमिशन फीस था मेरा, आज भी वही है ना। मतलब हम 500 रुपए पहले लेते थे, बैग टी शर्ट नहीं भी देते तो एडमिशन चार्ज मेरा 500 ही था, और आज भी वही है। मतलब हम बैग टी शर्ट के लिए एडिशनल कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। भाई ये बात बोल सकते हो, हम एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगा कि लोग देंगे नहीं, गांव है तो थोड़ा बोलने लगते हैं कि आप सर ये चीज है। लेकिन ड्रेस हमने कंपलसरी इसलिए कर दिया। एक और चीज हमको ड्रेस से बाद में फायदे दिखने लगे कि बच्चा आइडेंटिफाइड हो जाता है। जैसे अभी कल की बात है कि कोई एक स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो कोई बच्ची थी, तो हमने देखा उसका फोटो खोल के, तो हमने देखा वो सिविल ड्रेस में, तो हम निश्चिंत हो गए कि मेरे क्लास की बच्ची नहीं होगी वो। कहीं ना कहीं डर लग रहा था हमारे यहाँ के बच्चों को कुछ हो ना जाए। वैसे तो सबके बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन अपने क्लासेस के को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं कि भाई बच्चा जा रहा है, घर सुरक्षित पहुंचे। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? ड्रेस। अगर ड्रेस नहीं होता तो हमारा टेंशन ज्यादा बढ़ता। क्यों बढ़ता? कि हमको उसको जाके आइडेंटिफाई करना पड़ता शक्ल से कि वो सही में हमारी स्टूडेंट है या कहीं और की है। तो हम ड्रेस देख के निश्चिंत हो गए। बाहर भी बच्चा जब घर से निकल रहा है ड्रेस पहन के, तो पेरेंट्स के लिए सुविधा है कि आप उस ड्रेस में कहीं और घूमने जा नहीं सकते हो। मान लीजिए बच्चा सिविल ड्रेस में आ रहा है और कहीं चला गया क्लास बोल के, तो आप कैसे ट्रैक करोगे? कर नहीं पाओगे। लेकिन अब कोचिंग के ड्रेस में आपको ही पता है कि कोचिंग के ड्रेस में कहीं जाएगा नहीं। वो जाएगा तो कोई बता देगा भाई कोचिंग तो तेरी बोरगांव में है, तो यहाँ इधर क्या कर रहा है पांडुना में, तो पहचान में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एक तो पेरेंट्स को खुश होना चाहिए कि ड्रेस से बच्चा ट्रैक हो जाता है ना। आई कार्ड ड्रेस जो है, कहीं कुछ कम ज्यादा हो गया, दुर्घटना हो गई, तो लोग आई कार्ड से पहचान लेगा फट से। सही है कि नहीं? और थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ बस ये है कि थोड़ा एडवर्टीजमेंट, जो बिल्कुल है, हम खुल के बोल सकते हैं, हम इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। थोड़ा प्रचार, भाई सब सारे बिजनेस में प्रचार किया जाता है। आप चॉकलेट खाते हो,
कुछ भी खाते हो तो अपना नाम छाप के देते हैं ना, ब्लैंक रैपर तो नहीं दे देते हैं, तो आप उस पर तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाते क्यों नाम छापे हो। तो वही बस हम टी शर्ट, कोई बोल सकता है कि ठीक है सर आप ड्रेस कोड लगा रहे हो तो पीला टी शर्ट बना दो, नाम क्यों छाप रहे हो। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मेरा प्रचार भी है इसमें शामिल है, ताकि मेरा थोड़ा एडवर्टीजमेंट हो जाए कि बच्चा इस कोचिंग में जा रहा है। बस दोनों एडवर्टीजमेंट प्लस सिक्योरिटी प्लस यूनिफॉर्मिटी ये दिखने के लिए हमने ड्रेस चालू किया, आईडी कार्ड और बैग तीनों। और बैग में ऐसा हो जाता है कि जैसे 2 बैग हो जाती है, बच्चा स्कूल का लाया वो अलग बैग में रखता है, कोचिंग का एक अलग सेपरेट बैग रहता है, तो मिक्स नहीं होता है। पहले क्या होता था, शायद आपने फेस किया होगा, एक ही बैग होगा आपके पास तो आप स्कूल का निकाल के कोचिंग का डालते होगे, या कभी कभी स्कूल वाले बैग में कॉपी डाले चला है, उतना भारी उठाना पड़ रहा है। बट अभी तो सेपरेट हो गया ना, आप 2 बैग हो गया तो कोचिंग की बैग कोचिंग में लानी है, स्कूल का बैग आपके पास होगा ऑलरेडी, तो बच्चों को थोड़ी सुविधा हो गई। तो ये सारी चीजें सोच के हम लोगों ने धीरे धीरे इसको लगाया, और शायद बाकी कोचिंग वाले भी शायद यही सोच के लगाते होंगे। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपकी एवरेज ईयरली इनकम कितनी है? वो फिक्स बताना तो संभव नहीं है, ठीक ठाक एवरेज। अभी क्या है, सैलरी देखिए वैसा नहीं होता। आप लोग अक्सर क्या सोचते हो कि कोचिंग जो है वो चल रही है तो जितना पैसा बचता होगा सर का हो जाता हो, वैसा नहीं होता है। हम लोग मंथली अपनी सैलरी विड्रॉल करते हैं, जैसे सारे टीचर की सैलरी है तो मेरी भी सैलरी है, हर महीने सैलरी विड्रॉल होते हैं। उसके बाद अंत में जो पैसे बचते हैं वो इसी कोचिंग के डेवलपमेंट में या इससे रिलेटेड कुछ चीजों में खर्चा कर दिया जाता है। ये वो अलग बात है कि जो पैसे बचे उसको हम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन हमने बिल्ड किया, पहले नहीं किया था। बाद में जैसे जैसे प्रोफेशनलिज्म आया तो हमने इसको ऑर्गेनाइज किया और अपना एक सैलरी डिसाइड कर लिया। मेरी सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं, अगर तो हम उतना ही सैलरी विड्रॉल करते हैं कोचिंग से जितना से मेरा घर, यहाँ का खर्चा, मेरे माता पिता का खर्च और मेरे थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह हो जाए, दैट्स इट। बाकी हम कोचिंग के अकाउंट में रहने देते हैं और वो इसी काम में खर्च होता है। तो ऐसा कुछ श्योर शॉर्ट बता पाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, लास्ट में बच्चों के कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लेंगे, शॉर्ट में आंसर देंगे। बिल्कुल। सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करें? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए, डिस्ट्रैक्शन से दूर करिए, मन लगेगा। और गोल सेट करिए अपना कि बोर्ड में हमको टॉप करना है, 80% लाना है, 70% लाना है। लिखित कमिटमेंट करिए, पहली चीज। दूसरी चीज एक और हम बच्चों को सलाह देते हैं कि आप अपने आस पड़ोस पूरे मोहल्ले में ना अपने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले ना बोल दो कि मेरे को 90 आने वाले, तो आपको लोग मंगवा देगा 90 बोल के। क्योंकि आप जब कम मार्क्स लाओगे तो आपको इतना बेइज्जती फील होगी, मन में बुरा लगेगा कि अरे हम सबको बोल दिए हैं, हो नहीं रहा है। तो बोल दोगे तो वो लोग आपको अचीव करने में मदद करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, लोग बदनामी से ही लोग सक्सेसफुल हो जाता है, उस टाइप का कुछ यहाँ पे हो सकता है बच्चों को। वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरी भी 8वीं तक मैथ बहुत कमजोर थी, हम बच्चों को क्लास में बताते भी हैं, और आज मैथ ठीक ठाक है। तो प्रैक्टिस करिए थोड़ा, आप उसको लिख के याद करिए। हम बच्चों को सलाह देते हैं कि आप एक कॉपी में पहले पढ़ लिए, फिर उसको लिखिए, फिर लिख को मिलाइए उसको फेयर कॉपी से, और मिलाने के बाद फिर से उसको फिर पढ़िए और फिर लिखिए। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा शुरू में, लेकिन मेहनत करोगे तो 1-2 साल में ऐसा हो जाएगा, वो सब्जेक्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं करोगे। काम करता है ये मेथड, हमने देखा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं पेपर से पहले अच्छे से पढ़ती हूँ, सब याद भी रहता है, बट जैसे ही पेपर सॉल्व करने मिलता है भूल जाती हूँ, क्या करूँ? इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। आप सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा पेपर दीजिए, डर से मतलब सामना करना सीखिए। मतलब क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा पेपर दोगे, हर बार वो सिचुएशन फेस करोगे तो आपको हैबिचुएट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, हम बच्चों को एक और इसमें सलाह देते हैं। सलाह क्या है बच्चों कि आप जिस भी भगवान पे या जिस भी चीज पे बिलीव करते हो, सबके अपने धर्म के प्रति, जो भी आप जिस धर्म के हो, जैसे मान लीजिए कोई गणेश भगवान को मांगता है, कोई दुर्गा जी, कोई हनुमान जी को, तो उस पेपर देने से पहले उस भगवान को याद करिए, मतलब पेपर देने से पहले, और उनका नाम पेपर के ऊपर हल्के पेंसिल से आप लिखिए, बाद में इरेज कर देना। तो इससे क्या होगा, एक बिलीव डेवलप होगा। मेन चीज डर क्यों लगता है, विश्वास कम होने से अपने ऊपर, कि अरे बनेगा नहीं, हमसे फेल हो सकते हैं, तो वो बिलीव बढ़ाएगा एक भगवान का नाम लिखने से। तीसरा क्या होगा कि बच्चे क्या करते हैं कि पूरे पेपर पढ़ने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन उनको हार्ड दिखेंगे, भाई पेपर है तो 1-2 क्वेश्चन आसान भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, तो उस वजह से क्या होता है कि वो हार्ड देख करके डर जाते हैं, जो पढ़े वो भी भूल जाते हैं, या फिर पूरे क्वेश्चन किसी को आसान लगे तो ज्यादा एक्साइटेड हो गया, उसमें भी भूल जाएगा वो। तो हम बच्चों को सलाह देते हैं, जो बिगिनर्स है, मतलब बच्चे क्या धीरे धीरे इसमें हैबिचुएट हो जाएंगे। सीनियर क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कॉलेज लेवल में ये, लेकिन बिगिनर के लिए हम बता रहे हैं, जैसे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक। तो आप बच्चों क्या करो कि पेपर स्टार्टिंग से पढ़ो और बनाते जाओ, जो बने प्रेम से बनाते जाओ, है ना। और एक और चीज होता है कि जब आप क्वेश्चन नहीं बने तो आप डरिए मत, ये सोचिए कि जो पेपर आपको हार्ड लग रहा है वो सबके लिए हार्ड होगा।
आप ऐसा ना सोचिए कि 100 में 100 हमको लाना है तभी हम टॉप करेंगे। हो सकता है आप 80 में ही टॉप कर जाओ, पेपर हार्ड है तो सबको हार्ड लगेगा ना। हो सकता है आपके 80 मार्क ही हाईएस्ट हो, तो आप एग्जाम में निश्चिंत रहें, जो मार्क्स आप जितना लिख रहे हो सकता है आप अच्छे हो तो आपको अच्छे नंबर आएंगे ही। या हो सकता है 80 में ही आप टॉप कर जाओ, 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3-4 चीजें अगर बच्चे ध्यान रखेंगे तो हमारे हिसाब से डर खत्म हो जाएगा। हम रिपीट कर दे रहे बच्चों फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला कि आप क्या करो कि पेपर के से पहले आप किसी अपने इष्ट देव को याद करो, उनका नाम लिख लो कॉपी पे। दूसरा क्या करो, पूरा पेपर एक साथ मत पढ़ो। तीसरा क्या होगा कि पहले पेपर से पहले आप 3-4 बार डेमो एग्जाम, प्री बोर्ड टेस्ट जो भी बोलते हैं उसको 3-4 बार दो, एक बार में नहीं। एक बार से डर नहीं निकलेगा। मतलब फिजिक्स का एग्जाम देने जाने पहले कम से कम कोचिंग में या स्कूल में जहां भी हो या ऑनलाइन के थ्रू कैसे भी, वो हम बॉदर नहीं करें कैसे, आप 3-4 बार पेपर दे लो पहले। देने से आदत हो जाता है भाई, क्वेश्चन आना है 2-4 टफ आएगा, उतार चढ़ाव से हम झेल लेते हैं, आदत हो जाती है, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आप पूरे पेपर एक साथ मत पढ़ो, जितना पढ़े और उतना बनाएं। और अगर पेपर में क्वेश्चन कम भी आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें कि जितना हमने लिखा है उसमें मेरे मार्क अच्छे आ जाएंगे। दैट्स इट। सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और एग्जाम में 50 डेज बचे हैं, हाउ टू कवर सिलेबस एंड स्कोर गुड मार्क्स? अच्छा, कोई बड़ा बात नहीं है बच्चों। बहुत सारे आप बच्चों की बात करोगे ना, हमने सुना है कहानियां, देखा भी अपने क्लासेस में, जो मतलब 6 महीने तक वीक रहते हैं, कम मार्क आते हैं मेरे एग्जाम, और बोर्ड में आप देखो अच्छे मार्क्स आ लेते हैं। तो बहुत बात देखो, लास्ट में जो पढ़ा मेहनत होता है ना, वो वही ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाता है। खास करके बोर्ड एग्जाम की अगर बात करो तो ये बहुत कोई आईपीएस का एग्जाम नहीं है कि इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा 2 साल 4 साल। आप 2-3 महीने भी पढ़ लोगे ना बच्चों, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप डरो नहीं पहले, और आप चालू करो पढ़ना। पहले आप डरना बंद करो, और दूसरा स्टार्ट करो। आप सोचते ही मत रहो कि कितना पढ़े क्या पढ़े, आप बिंदास पढ़ना चालू करो। बोर्ड के सिलेबस कोई ज्यादा नहीं होता है, 12 चैप्टर 10 चैप्टर इतना ही है हर सब्जेक्ट में। तो आप अगर लगन से पढ़ोगे तो मुश्किल से 3 महीने काफी, और आराम से आप अच्छे % से पास हो जाओगे, विश्वास रखो आप। सर टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम? वही एक तो चीजें होता है कि आप पहले तो पढ़ना पड़ेगा, सब चीजें भाई नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट नॉलेज, यानी आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। दूसरा टेस्ट, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट। सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे, आप भले पढ़ाई में एक लेसन कम पढ़ना, टेस्ट देने जरूर आना। क्लास छोड़ देना, टेस्ट मत छोड़ना, तो टेस्ट ही आपको मार्क्स के पास खींच के ले जाएगा, याद रखना। क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चंस मिलते हैं, या आप जो पढ़े हो उसको याद करके लिख पाते हो तो मेमोरी में छप जाता है, फिर वो अगली बार मिलेगा तो पक्का आप बना लोगे। तो ये बेनिफिट हो जाता है। और वो अभी क्या, घर में आप पढ़ते हो, रिवाइज करके आते हो, और एग्जाम में बैठ के प्रेशर सिचुएशन में लिख लेना, वो मेन होता है। वो आप प्रैक्टिस टेस्ट में कर लोगे तो फाइनल एग्जाम में भी आप लिख पाओगे। तो टेस्ट बहुत जरूरी है देना, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के साथ सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट है, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस है टेस्ट है। टेस्ट के बाद क्या जरूरी है, रिवीजन। रिवीजन बार बार करिए, रिवीजन करिए, और बस विश्वास रखिए अच्छे मार्क आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, आप टेंशन मत लें। डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहे और टाइम को कैसे मैनेज करें? देखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए अभी क्या हो गया, कुछ बच्चे बार बार हम बोल रहे हैं, कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट पे डिपेंड करता है इसका जवाब। जो बच्चे डिसिप्लिन है, कुछ बच्चे होते हैं हमने देखा है, वो ठान लेंगे नहीं करना है तो नहीं करते हैं। कुछ बच्चे जो अनडिसिप्लिन है, उनके लिए क्या करना होगा, खुद को बिजी रखो। अगर आप बिजी रहोगे, खाली टाइम रहेगा ही नहीं, तो आप कैसे मोबाइल चलाओगे। बार बार हम यही बोल रहे हैं, तो बिजी कैसे रहेंगे। आप स्कूल अगर चालू है तो जाया करिए, वहां भले बैठा करिए, मोबाइल तो नहीं चला पाओगे ना। आप भले पढ़ो, भले हो सकता है पढ़ाई नहीं हो, आप कॉपी कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर सकते हो स्कूल में बैठ के। कोचिंग रेगुलर आया करिए, या आपका कोई स्टडी सर्कल बना हो, दोस्त बैठ के पढ़ते हो, जहां पे मोबाइल अलाउ ना हो, याद रखें ध्यान से, तो वहां आप जाया करें। मतलब आप खुद को बिजी रखें। जब आप बिजी रखोगे तो आप मोबाइल से ऑटोमेटिक दूर हो जाओगे, पहला। और उसके बाद क्या होगा, आप दिन भर जब बिजी होके जाओगे ना, तो शाम में नींद भी जल्दी आएगी, मोबाइल चलाएंगे टाइम ही नहीं बचेगा। फिर कल सुबह उठना है, फिर वही स्कूल जाना है, वही कोचिंग, वो मत छोड़ो, एकदम ठान लो कोचिंग और स्कूल नहीं छोड़ना है। तो आप बिजी रहोगे तो अपने आप इनसे दूरियां बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग बहुत बिजी रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता है, पता नहीं चलता कब संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे आ जाता है। राइटिंग स्किल और प्रेजेंटेशन एग्जाम्स के मार्क के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आंसर्स कैसे लिखे, पैराग्राफ में लिखे या पॉइंट्स में लिखे? नहीं, हाँ, राइटिंग स्किल भी इंपॉर्टेंट है मार्क्स के लिए। जैसे अगर बच्चा पढ़ लिया है, मान लीजिए प्रिपरेशन हो गया है, टेस्ट भी दे रहा है, और उसके बाद और अच्छे मार्क्स करने हैं, जैसे अगर आप आंसर भी जानते हो फिर भी उसको भी इनहेंस करके लिखना है, तो बच्चों आप साफ सुथरा लिखिए। सबसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ भी बोले, साफ सुथरा लिखने से मार्क पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो आप साफ सुथरा लिखें। उसके बाद लिखने के बाद 2-2, 3-3 लाइन जगह छोड़ें, बीच में लाइनिंग खींचें, क्वेश्चन नंबर अच्छे से क्लियरली लिखें, बीच में सेंटर में लिखें। हम सबको सलाह देते हैं क्वेश्चन को आप सेंटर में लिखें, ऐसे लिखें, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, फिर आप आंसर लिखें, फिर 2 लाइन जगह छोड़ के पेंसिल से लाइन ड्रॉ करें, और कभी भी बॉटम ऑफ द पेज से आंसर स्टार्ट ना करें, अगले पेज से करें। मतलब नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, उससे मार्क्स बिल्कुल अच्छे आते हैं। अभी हम लोग भी जो कॉलेज वॉलेज के एग्जाम दिए हैं, जैसे बीएड हमने किया है, एमएससी किया,
तो उसमें हम बहुत ज्यादा पढ़ के जाते नहीं थे, पढ़ते कम थे, लेकिन इतना अच्छा से प्रेजेंट करते थे कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। ये हमने देखा है, साफ सुथरा लिखने से फर्क पड़ता है। एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखे, पैराग्राफ वाइज लिखे या पॉइंट वाइज लिखे? बेशक आंसर आपको हमेशा पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, है ना। अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहा है तो आप सेंटेंस ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद स्टार लगा लगा पॉइंट में कन्वर्ट कर दो उसको, उससे फर्क पड़ता है। हाउ टू डील विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी? स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे डील करें, तो वही मोटिवेशन के लिए आप अपने पेरेंट्स से, बार बार हम बोल रहे हैं, माता पिता से संपर्क में रहे, गुरु से संपर्क करें, बीच बीच में आप फ्रेंड से भी थोड़ा बातें किया करें, उनके साथ समय स्पेंड किया करें, क्योंकि आप खुश रहोगे तो स्ट्रेस ऑब्वियसली कम रहेगा। तो जैसे शाम को 24 घंटे में 1-2 घंटे आप दोस्तों से भी मिले, फिजिकली कोशिश करें मिलके बात करने, ये मोबाइल से नहीं। अभी क्या बच्चे मोबाइल से वीडियो कॉल कर लेंगे सोचते हैं, वो उसमें वो खुशी नहीं मिलती है भाई, फेस देख के जो बात करने में खुशी है वो मोबाइल में नहीं मिलती है। तो आप दोस्तों से के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, प्रतिदिन आधे 1 घंटे, बहुत ज्यादा नहीं। और माता पिता से के भी समय बिताएं, मम्मी के पास बैठे, पापा के पास बैठे, अपनी बातें शेयर करें, इससे आपको स्ट्रेस कम होगी। ऑब्वियसली फैमिली के साथ समय बिताएं, स्ट्रेस अपने आप कम रहेगा। पेरेंट्स अपने बच्चों की एग्जाम के वक्त कैसे मदद कर सकते हैं? पेरेंट्स ऐसे मदद कर सकते हैं, पहला तो पेरेंट्स को बच्चों को एक्स्ट्रा काम नहीं बताना चाहिए। पहला, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि घर के भी काम कुछ बताते रहते हैं, तो वो ना बताएं। दूसरा क्या हो कि बच्चों को आप दबाव ना डालें, प्यार से पुचकारें, अरे पढ़ो पढ़ो कुछ नहीं होगा, मार्क्स कम भी, मतलब उसको ये हौसला दे कि अगर मार्क्स उसके थोड़े बहुत कम भी ज्यादा हो जाएंगे तो हम तुमको कुछ बोलने वाले नहीं है। तो बच्चा क्या होगा, डरने की बात हो रही थी, थोड़ा डर कम होगा उसको लगेगा कि कोई बात नहीं, 80 आता है 60 भी आ जाएगा तो मेरे पिताजी कुछ बोलेंगे नहीं, पहले ही बोल चुके हो। तो थोड़ा वो मार्क्स को लेके, और एकदम कुछ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि 90 आता था 89 आ गया, 1% कम आते मेरे पास कुछ पेरेंट, अरे क्या फर्क पड़ता है 1% से भाई, अगले मार्क्स एग्जाम में 2% ज्यादा भी ला सकता है, आप ये भी सोचिए। तो इस तरह का आप सोच ना बनाए, वरना बच्चे और डरते हैं पेरेंट्स की इस रिएक्शन को देख करके। मार्क्स और परसेंटेज से एकदम तौले ना, बच्चों को मोटिवेटेड रखें कि बेटा लाना भी है, पास भी होना है, अच्छी बात है, तू पास होगा, तेरी तारीफ होगी, ये वो आप सारी चीजें बताओ, लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट ना हो बने आप, प्रेम से उससे पेश आए, थोड़ा फ्रेंडली रहे, खास करके एग्जाम टाइम पे। बच्चे क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम के टेंशन में होते हैं, आप टेंशन दोगे तो ज्यादा हो जाता है उनके लिए। सर लास्ट क्वेश्चन, ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक जनरल एडवाइस जो आप हर स्टूडेंट को देना चाहोगे, चाहे कॉलेज का हो, नर्सरी का हो, छोटा बच्चे हो, 10th 12th, जो जनरल एडवाइस आप बच्चों को देना चाहोगे क्या होगी? जनरल एडवाइस यही होगी कि आप लोग डरे नहीं, और थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें, और पेरेंट्स के साथ समय बिताएं, माता पिता के साथ समय बिताएं, और कभी भी कुछ भी पढ़ाई लिखाई से, करियर से रिलेटेड आपके जिंदगी में समस्या है तो आप अपने जिस भी टीचर को, देखो आप मेरे पास आओ ऐसे कोई जरूरी नहीं है, आपके हर बच्चों का एक फेवरेट टीचर होता है, उस टीचर से आप जरूर सलाह लें। और हमको भरोसा है कि दुनिया का हर टीचर बच्चे को अच्छा ही सलाह देता है ना। एक कहावत है कि माता पिता और गुरु, 3 ऐसे व्यक्ति आपकी जिंदगी में होंगे जो आपके ग्रोथ से जलेंगे नहीं, ये कहावत है। तो इसलिए बच्चों, माता पिता तो आपके साथ ही रहते हैं, आप गुरु से भी ऐसे ही फ्रेंडली बिहेव करके और अपने सारे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मेरे को ये समस्या हो रही, क्या करें, क्या डील करें। और लाइफ में इतना स्ट्रेस ना लें, जो होना है होगा, बिल्कुल। हम तो बच्चों को बार बार बोलते हैं कि इतना मत सोचो यार लाइफ में ये करना है वो करना है, हमने सोच के क्या कर लिया, हम तो सोचे थे इंजीनियर बनेंगे, आज टीचर बन गए हैं। तो इतना ना सोचे, बहुत बार डेस्टिनी भी आपको खींच के ले जाती है इधर से उधर। आप अपना काम करते रहें ईमानदारी से, दैट्स इट। आपको जहां पहुंचना है बिल्कुल पहुंच जाओगे। तो मेहनत भी करना है, ऐसा नहीं कि एकदम बंद कर देना है, लेकिन करते रहें। लगना चाहिए कि हम कर रहे हैं जितना, इतना इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता है, उतना करते रहें, बस उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और खुश रहें, मोटिवेटेड रहें। लास्ट में मैं ये ऐड करना चाहूंगा, अरे बच्चे जैसे कॉलेज वाले 10th 12th के, कि बैड हैबिट से दूर रहे। बैड हैबिट से मतलब मेरा मतलब है कि अल्कोहल, सिगरेट वगैरह, इन सब से दूर रहे। कि मैं कॉलेज में हूँ, मुझे पता है कॉलेज में क्या क्या होता है। हाँ, ये कॉलेज एक बार आप इसमें आ गए तो फिर वापिस आना मुश्किल है। बस इन सब चीजों से दूर रहे। पढ़ाई वगैरह तो होती रहेगी, 1 साल अगर फेल भी हो गए तो कुछ नहीं होगा, पर अगर इन सब चीजों में पड़ गए तो फिर लॉस ज्यादा होगा। बस इन सब चीजों से दूर रहे बस। थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप कि ये पॉडकास्ट से बच्चों और पेरेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। बिल्कुल हेल्प मिलनी चाहिए आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।